हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। You can raise your hand for any question, or you can even write on your chat. As you all know that this semester is going to be like this only, so कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बेटा उसके लिए आपको ही थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर टीचर कंसर्न, चाहे सब्जेक्ट टीचर की प्रॉब्लम है, चाहे कोई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, एंड ऑल टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो इसमें डोंट हेजिटेट, कोशिश करो कि अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करवाओ। और अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मेरे से बात करने की ज़रूरत है, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। डोंट हेजिटेट कि मेरे से बात नहीं करनी है। इमीडिएटली आफ्टर दिस 11:30 टू 1:30 आई एम अवेलेबल ऑन फोन, और उसमें चाहिए तो इसके बाद बात कर लो। अगर आपको लगता है कि आपने सभी कोई कॉमन चीज़ है तो आप अपने सीआर के थ्रू आप मेरे को फ़ोन भी करवा सकते हो अगर क्लास की कोई रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो आई विल बी स्टार्टिंग अप विद माई फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म नाउ। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फोर नॉर्मल फॉर्म्स। मैं एक बार दोबारा से फोर्थ नॉर्मल फॉर्म दिखा देता हूँ, जो उसको हमने लास्ट टाइम किया भी था, जिसको मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था, और ये हमारा लास्ट स्लाइड था। मूविंग ऑन टू नाउ प्रोजेक्ट जॉइन नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। सो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म का सेकंड नेम है प्रोजेक्ट जॉइन नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट में PJNF भी कह देते हैं, PJNF। और इसके साथ साथ एक जॉइंट डिपेंडेंसी टर्म आती है। जैसे हमने डिफरेंट तरह की डिपेंडेंसीज पढ़ी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पढ़ी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ी है, joint dependency is another term. So you can even get questions on explain your functional dependency, explain full functional dependency, explain your transitive dependency, explain joint dependency. So you should be very much prepared for such questions also. And to explain them, you can even take the help of which kind of normal form it represents. जैसे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिक्वायर्ड है, जॉइंट डिपेंडेंसी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में रिक्वायर्ड है, तो इसमें आप साथ साथ फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को भी रेफर कर सकते हो ड्यूरिंग योर दिस एक्सप्लेनिंग योर डिपेंडेंसीज। ठीक है, सो जॉइंट डिपेंडेंसी, नाउ द टर्म जॉइंट डिपेंडेंसी। let R be a given relation. R be a given relation means a table. हमने ये पहले भी पढ़ा है। एक टेबल को R से रिप्रेजेंट किया है अप टू फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, दैट मीन्स वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक ऑलरेडी उसको हमने नॉर्मलाइज कर लिया हुआ है। सो ऑलरेडी ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में टेबल एग्जिस्ट करता है। एंड इट डीकम्पोज, दैट इज प्रोजेक्टेड और डिवाइडेड। जब हम डीकम्पोज वर्ड यूज करते हैं तो प्रोजेक्टेड या डिवाइडेड टर्म भी यूज होती है। सो दोनों चीज़ों में से इसका मतलब है कि जो टेबल हमें फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी मिले हैं उसको आगे से हम डिवाइड कर रहे हैं into R1, R2, R3, so on up till Rn, means any number of tables में हम उसे डिवाइड कर दें, means projected or divided into n number of tables. So relation R satisfies joint dependency कब करती है? when R1, R2, R3 to Rn, if and only if joining of R1 to Rn is equal to R। इसका मतलब है जितने भी आपने टेबल डिवीजन की है उन सब से जब दोबारा से ज्वाइनिंग करते हो, तो अगर वो दोबारा से सेम टेबल R बन जाता है तो फिर हम कहते हैं कि जॉइंट डिपेंडेंसी जो है वो ओके है। इसका मतलब ये है कि वो जॉइंट डिपेंडेंसी को होल्ड कर रहा है, इसलिए फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में वो हो गया। अगर कोई ऐसे की वैल्यू आ रही है जो कि जॉइंट डिपेंडेंसी को जो है वो उसके बाद जो कुछ ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए आर टेबल में, तो उस केस में जॉइंट डिपेंडेंसी कंप्लीट नहीं होगी। अगले जो हमारा स्लाइड है उसमें मैं आपको इसको समझाऊंगा भी। कंसिडर अ रिलेशन एक्स वाई जेड विद एट्रीब्यूट्स कस्टमर आईडी, अकाउंट आईडी, ब्रांच आईडी। अब अब देखो इसने एक्स वाई जेड नाम का एक टेबल लिया है, उसमें एक्स जो टेबल है वो कस्टमर आईडी का है। इसका मतलब वहाँ पे कस्टमर आईडी इंपॉर्टेंट है, एक फील्ड। एक्स हैश मीन्स जो कि उसका मेजर फील्ड जो है कस्टमर आईडी है। वाई हैश मीन्स अकाउंट आईडी इज योर टेबल। जेड हैश मीन्स ब्रांच आईडी इज योर टेबल। और ये हमारा आगे से डीकम्पोज किया गया तीन टेबल्स में, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स।
इसका मतलब ये है एक्स वाई जेड टेबल में तीन ही फील्ड हैं, कस्टमर आईडी, अकाउंट आईडी और ब्रांच आईडी, ये तीन फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब उसको आगे से तीन टेबल में डिवाइड कर दिया, एक्स वाई मीन्स कस्टमर आईडी एंड अकाउंट आईडी का एक टेबल हो गया, वाई जेड मीन्स अकाउंट आईडी और ब्रांच आईडी का एक टेबल हो गया, एंड जेड एक्स मीन्स ब्रांच आईडी और कस्टमर आईडी का थर्ड टेबल होगा। सो अगर हम तीन तरह के इसमें टेबल्स बना रहे हैं तो उसके बाद उसको ज्वाइन करके दोबारा से अगर हम एक्स वाई जेड टेबल बना लेंगे तो इसका मतलब ज्वाइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। अब अगले स्लाइड पे आ जाओ, जस्ट सी ओवर हियर, सपोज दिस इज योर सॉरी एक्स वाई जेड, सो एक्स वाई एंड जेड ये हमने ऑलरेडी देख लिया, एक्स कस्टमर आईडी, वाई अकाउंट आईडी एंड जेड ब्रांच आईडी। कस्टमर आईडी, अकाउंट आईडी एंड ब्रांच आईडी। अब देखो x1 इज अ कस्टमर जिसके दो बारी आ रहा है, उसके अकाउंट्स y1 y2 दैट मीन दो अकाउंट है, ठीक है, और ब्रांच एक z2 ब्रांच में एक z1 ब्रांच में है, ठीक है। सिमिलरली x2 इज अनदर कस्टमर, ठीक है, उसकी ब्रांच अगेन y1 में और z1 इज योर this account. Sorry, Y1 is your this account and Z1 is your branch. Yes, of course. So we have your X2, Y1 and Z1. We have these three values for your next customer. अब जो customer ID X1 था ना, उसका एक और आ रहा है, that is your अकाउंट नंबर Y1 इन Z1। इसका मतलब ये हो गया उसका अकाउंट नंबर एक Y1 Z1 ब्रांच में भी है, ऑल्दो जो उसका Z1 ब्रांच में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करे एक Y2 नाम का अकाउंट भी है, अब वहाँ पे Y1 भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमने एक टेबल बनाया जिसमें XYZ फील्ड है। पहला अगेन रिपीटिंग इट कस्टमर आईडी, दूसरा अकाउंट आईडी और तीसरा ब्रांच आईडी। अब हमने क्या किया कि ये ऑलरेडी टेबल अगर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको आगे से डिवाइड किया सच दैट हमने इसको तीन टेबल्स में डिवाइड किया, एक एक्स वाई, एक वाई जेड और एक जेड एक्स। और ये डिवीजन के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मेन एक्स वाई जेड टेबल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनमें वैल्यूज डाल के देखनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। सो पहले एक्स वाई टेबल देखो, x1 y1 है, ठीक है, इसकी सिर्फ दो रिकॉर्ड तो इसी के हैं x1 y1 के। देन x1 और y2 का एक रिकॉर्ड है और एक x2 और y1 का रिकॉर्ड है। ये तीनों कवर हो गए xy पे पहले वाले टेबल में, जस्ट सी टू इट, ठीक है। अगर कहीं पे लगेगा रिपीट करना है या आपको नहीं समझ लगा यू कैन राइट ऑन योर चैट। सो xy में क्लियर हो गया, x1 y1 एक रिकॉर्ड है, x1 y2 के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा रिकॉर्ड है और x2 और y1 के कॉरस्पॉन्डिंग तीसरा रिकॉर्ड है। और जो x1 y1 है वो रिपीट हो रहा है, आपने देखा ये लास्ट वाला रिकॉर्ड, इसलिए उसको दोबारा नहीं लिखने की जरूरत। सिमिलरली गो फॉर योर yz, y1 के कॉरस्पॉन्डिंग z2 की वैल्यू भी है, y1 के कॉरस्पॉन्डिंग z1 की वैल्यू भी आपने देखा उसमें नीचे दो बार ही है इसलिए वो भी रिपीट हो रहा है, एंड y2 के कॉरस्पॉन्डिंग z1 वैल्यू है, ये भी हो गया। इसका मतलब इसमें भी तीन ही रिकॉर्ड हैं जो कि एक्चुअल में वैल्यूज जो टेबल डिवाइड करने के बाद तीन ही रिकॉर्ड आएंगे। अब थर्ड वाला देखो zx, उस केस में z2 के कॉरस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल ठीक है। z1 के कॉरस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो कि इवन लास्ट रिकॉर्ड में भी है xyz टेबल में, और z1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक x2 की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है जो कि एक मिडल वन वाले में है, सेकंड लास्ट रिकॉर्ड की कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये डिवीजन हो गई। अब पहले तो हमने देखना है कि डिवीजन हमारी जो है वो ऐसे इस तरह से हो ताकि एटलीस्ट जो रिकॉर्ड्स आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड में जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही वैल्यूज एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स में एग्जिस्ट करें। तो ये हमारी डिवीजन हो गई। अब जॉइंट डिपेंडेंसी क्या कहती है कि अगर ये डिवीजन के बाद हम दोबारा से इनको ज्वाइन करें टेबल और आर टेबल हमारा एग्जिस्टेंस में आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये जॉइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करी है और ये हमारा जो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में टेबल हो गया। अब हम क्या करते हैं एक्स वाई और जेड को दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। अब पहले देखो x1 y1 पहला टेबल है x1 y1। अब x1 y1 की कॉरस्पॉन्डिंग देखो वैल्यूज कौन सी है, y1 की कॉरस्पॉन्डिंग एक z2 है तो पहली लाइन आ गई x1 y1 z2, ठीक है, ये आपने देख ही लिया। उधर भी थर्ड टेबल में भी है x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1, y1 के कॉरस्पॉन्डिंग z2 वो एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड आ जाओ x1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन अगर y1 लेके चलते हैं क्योंकि इसमें
हमने ऊपर भी देखा थे 2 रिकॉर्ड है, तो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक z1 भी है, और ये हमारा अगर हम उसमें लास्ट टेबल में देखते हैं तो ये भी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि z1 के कॉरस्पॉन्डिंग x1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो तीनों टेबल्स में सेकंड रिकॉर्ड भी ज्वाइनिंग के बाद ठीक आ गया। अब तीसरा आ जाओ, x1 y2। अब हमारे पास नेक्स्ट रिकॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग देखा x1 y2, y2 के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एक z1 हमारी एग्जिस्ट कर रही है। सो x1 y2 z1 तो ठीक हो गया। आगे आ जाओ, x2 y1 और y1 के कॉरस्पॉन्डिंग आगे 2 फील्ड हैं, एक z2 एक z1, बट एक्चुअल में ऊपर x2 के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ y1 की वैल्यू और z1 की वैल्यू है, बट जब हम टेबल ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास x2 y1 और एक z2 के साथ आएगा, एक आएगा x2 y1 और z1 जो एक्चुअल में रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा था। तो जो येलो में हुई हुई है रिकॉर्ड, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे का रिकॉर्ड आ रहा है ज्वाइनिंग करने के बाद जो कि एक्चुअल में ओरिजिनल टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब ज्वाइनिंग के बाद अगर ऐसे का कुछ आता है तो इसका मतलब ये हमारा जो है टेबल की जो हमने डिवीजन की थी वो ठीक नहीं हुई है। सो इसलिए जब हम दोबारा से इसको, अगर हमें लगता है हम डिवाइड करने के बाद अगर हमारी जॉइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ट्रिवियल है, दैट मीन्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को जो है कुछ एक ऐसी वैल्यूज आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए, तो फिर हम कहेंगे एक्स वाई जेड टेबल जो है और ऑटोमेटिकली फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में ही है, उसको दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको एक्सप्लेनेशन देखो, व्हेन जॉइंड these three relations give original form of xyz, so relation xyz satisfy the joint dependency। अब इसमें चाहे एक ट्रिवियल वैल्यू आ रही है, ट्रिवियल वैल्यू मीन्स जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो आ रही है, बट वो ट्रिवियल वैल्यू को हमने रखना है उस टेबल में या नहीं रखना वो हमारे ऊपर है। हमने उसको ओरिजिनल रिकॉर्ड से चेक किया तो हमने देखा x2 y1 और z2 हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट अभी तक नहीं करती है, बट ये आ तो सकती है ना। कोई ऐसे का कस्टमर जो कि x2 है वो y1 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच z2 में भी एक y1 का अकाउंट खोल ले, ये तो हो तो सकता है, एक्चुअल में वैल्यू तो ठीक ही है ना, बट अभी नहीं है वो। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एक्स वाई जेड की जो हमने डिवीजन ऑफ टेबल की थी और उसके बाद उसको दोबारा से ज्वाइनिंग करके दोबारा से टेबल जो बना के देखा, वो हमारा बिल्कुल ठीक टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये वाली ज्वाइंट डिपेंडेंसी को होल्ड करता है और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में टेबल जो है वो एग्जिस्ट करता है। पीजीएनएफ फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की अब डेफिनेशन आ गई, लेट आर इज अ रिलेशन एंड डी इज अ सेट ऑफ ऑल डिपेंडेंसीज, चाहे वो मल्टी वैल्यूड हो, चाहे फंक्शनल हो, चाहे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, चाहे वो जॉइंट डिपेंडेंसी हो, एक्सेट्रा। द रिलेशन आर इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू डी इफ फॉर एवरी जॉइंट डिपेंडेंसी इज ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स कि उसकी सारी की सारी जो जॉइंट डिपेंडेंसी का मतलब होता है, जैसे कि आपने अभी हमने किया कि आफ्टर दैट जो एक्चुअल में वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए थी वो ठीक आ गई हैं। ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे रिकॉर्ड हो सकते हैं जो कि एक्चुअल में अभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट आने वाले टाइम में तो हो तो सकता ही है ना, वो कस्टमर किसी और ब्रांच में कर लो। सो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज द अल्टीमेट नॉर्मल फॉर्म, और रिलेशन इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज गारंटी टू बी फ्री ऑफ एनॉमलीज। इसमें कोई भी एनॉमलीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, इसमें एक चीज अब आप लोगों को ना, बिफोर कंप्लीटिंग दिस नॉर्मलाइजेशन टॉपिक, इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ। with very large number of databases, अब ध्यान से इसको सुन लेना, with very large number of databases, your first, second, third and BCNF नॉर्मल फॉर्म्स तक ही ज़्यादातर जो है नॉर्मलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स दे आर नॉट वेरी कॉमन नॉर्मल फॉर्म्स एंड वेरी लेस नंबर ऑफ डाटाबेसेस नीड टू बी need to be converted in through your fourth normal form and fifth normal form into to make them normalized। तो इसलिए ज़्यादातर जितने भी डाटाबेसेस हैं वो सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म प्लस BCNF यहाँ तक ही जाते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स की टिपिकल टाइप ऑफ डाटाबेसेस कुछ एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर नाउ? अगर इसमें क्लियर है तो बताओ बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ। Any question up till here? Any question? Or I'll start with the next topic. Any question up till here? Amarjeet.
हाँ जी बोलो अमरजीत। Why have you written that highlighted portion rejoin after rejoining? Sir, it doesn't exist in the third table, na? बेटा एक Uh, सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हाँ जी अमरजीत बोलो। so why have we written that highlighted portion means a highlighted record? हाँ It doesn't exist in a XZ table. बेटा ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये वाला रिकॉर्ड अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाला रिकॉर्ड तो बन तो रहा है ना ज्वाइनिंग के बाद। So the XZ means X2 Z2 doesn't exist, na? हाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट वो समझाने के लिए इसलिए लिखा है कि अगर ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक रिकॉर्ड बन रहा है। बट हमने फिर इसको जब ओरिजिनल टेबल में देखा तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसको रिकॉर्ड को डालेंगे नहीं ना। अच्छा ये क्या ये आने वाले टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता? क्या वो कस्टमर जो है दूसरी ब्रांच में दूसरा अकाउंट नंबर को नहीं खोल सकता? क्योंकि अगर X1 अगर हम देख सकते हैं और Y1 वाला वो कर रहा है, तो X2 भी तो कर ही सकता है ना आने वाले टाइम में। एक्चुअल में वो रिकॉर्ड गलत नहीं है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ वो इस टाइम पे कोई ऐसे का कस्टमर नहीं है जो उस ब्रांच में उस नाम का कस्टमर अकाउंट जो है वो खोल रहा है। इसलिए उसको हम अभी फिलहाल के लिए ये इसको उसमें येलो में इसलिए बताया कि ज्वाइनिंग के बाद एक ये भी रिकॉर्ड आएगा जरूर, बट हम उसको अभी फिलहाल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि वो ट्रिवियल मीन्स के वहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। अगर वो रिकॉर्ड आप डाल दोगे ज्वाइनिंग के बाद तो फिर तो बेटा पीछे तो उसके कुछ वैल्यू ही नहीं है, कोई कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसका उस ब्रांच में। क्लियर That हुआ? means हाँ जी। that means we are just joining the first two हाँ जी tables. फर्स्ट नहीं बेटा, जो रिकॉर्ड ज्वाइनिंग के बाद हमने ये देखना होता है कोई ऐसे का रिकॉर्ड ना आए जो कि एक्चुअल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एग्जिस्ट मीन्स कि कभी आने वाले टाइम में भी उसका रिकॉर्ड अगर आ जाए वो गलत होना चाहिए। वो नहीं है ये, आने वाले टाइम में तो वो ठीक हो जाएगा ना, कि अगर बाई चांस वैसे की रिकॉर्ड आता है तो वो ठीक होगा। इसलिए हमने सिर्फ चेक करना है कि ओरिजिनल रिकॉर्ड में ये वाला टेबल अगर रिकॉर्ड नहीं आया तो फिलहाल के लिए उसको हमने कंसिडर नहीं करना है। और बाकी के रिकॉर्ड जो ज्वाइनिंग के बाद आए वो सारे आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, इसलिए ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को या आप कह सकते हो जॉइंट डिपेंडेंसी को होल्ड कर रहा है। हाँ जी ठीक है बेटा। हाँ क्या बात है बेटा बताओ अमरजीत। हाँ जी अमरजीत। Clear, sir? क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, नाउ आई मूव ऑन टू बेटा अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हो, एंड अदरवाइज यू कैन राइट डाउन क्लियर messages. A few of you should write your clear messages so that I should know how many of you are at least present. हाँ जी मैं वेट कर रहा हूँ बेटा आपके चैट बॉक्स में लिखने के लिए। दैट्स गुड। ओके few of you have written. Okay, now few more things you should know before starting up PLSQ. बेटा नॉर्मलाइजेशन मेरी तरफ से हुई है। आई वुड रिकमेंड यू कि असाइनमेंट 2 में मैंने कुछ एक को तो डाला होगा, कुछ एक नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस डाले भी होंगे। नॉर्मलाइजेशन को until unless you don't attempt it in your this writing, तब तक आप उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो व्हाट आई वुड लाइक इज कि आप इस वीक में नॉर्मलाइजेशन पढ़ोगे, और नेक्स्ट वेडनेसडे मैं नॉर्मलाइजेशन जो है वो बीच बीच में किसी से थोड़ा सा पूछूंगा, ताकि एटलीस्ट आप मेरे को उसका बेसिक कंसेप्ट समझा पाओ। सो आई वुड लाइक कि हम नेक्स्ट वीक जो है इसकी एक इंटरेक्टिव सा सेशन रखेंगे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि मैं सभी आप बोलो ही बोलो, बट आई वुड लाइक फ्यू ऑफ वॉलंटियर्स जो कि एक एक नॉर्मल फॉर्म को जो है वो आपस में डिवाइड कर लें। लाइक लेट अस टेक विद सी आर आया हुआ है, प्रेजेंट है आज आपकी क्लास का। सी आर आज अवेलेबल है, चेक इट आउट। हु इज द सी आर, राइट ऑन योर चैट बॉक्स। और अगर वो नहीं है तो कोई और अपने सीआर का नाम मेरे को बताओ जरा, आई फॉरगॉट द नेम। आदर्श, ओके आदर्श इज प्रेजेंट टुडे। नो, एंड सेकंड वन और कौन है साथ आदर्श के साथ? अर्पना, I think so Arpana is present. Okay, Arpana, do one thing. You at least have a discussion in your own personal group, and आप ना 5 नॉर्मल फॉर्म्स में से
प्लस फंक्शनल डिपेंडेंसीज, 5 डिपेंडेंसीज बीच में आ रही हैं या 4 डिपेंडेंसीज आ रही हैं, इनको ना आपस में कुछ एक स्टूडेंट्स को कहना कि एक एक करके डिवाइड करें वॉलंटियरली, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। सो आई वुड लाइक कि हम इसकी एक डिस्कशन रख लें नेक्स्ट वीक, जो हमारा सेशन है 1:30 to 2:20 वाला, नॉट इन द मॉर्निंग, बट हम जो इवनिंग सेशन नेक्स्ट वेडनेसडे का होगा उसमें हम नॉर्मलाइजेशन का रखेंगे। एंड अर्पना, आपने ही मेरे को रिमाइंडर देना मॉर्निंग में, सो विल हैव अ डिस्कशन सेशन नेक्स्ट वीक ऑफ नॉर्मलाइजेशन। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बारी पढ़ो, प्रॉपरली बुक से पढ़ो, सारे पढ़ो, और कोई चीज़ अगर लगता है कि आप लोगों को रिपीट करने की ज़रूरत है तो यू जस्ट कन्वे टू मी, मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है, नाउ आई विल मूव ऑन टू द PLSQL पार्ट। नाउ PLSQL पार्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज अब आपको बताने लगा। PL स्टैंड फॉर योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका मतलब, क्योंकि SQL क्या है, वो कमांड बेस्ड लैंग्वेज। आपने जो अभी तक पढ़ी है Oracle में, आपने जो इम्प्लीमेंट करके देखे थे जब तक आप कॉलेज में ऑफलाइन आ रहे थे, तो आपने देखा था कि उसमें जितनी कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो सिर्फ कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसमें मल्टीपल लाइंस नहीं लिख सकते एट ए टाइम। मल्टीपल लाइंस मीन कोई कोडिंग नहीं कर पाते हो। सो जब कोडिंग नहीं हो सकती थी तो उसकी एक डिमांड थी ओरेकल में कि कुछ एक प्रोग्रामिंग पार्ट भी डाटाबेस में होना चाहिए। तो उस प्रोग्रामिंग पार्ट को कवर अप करने के लिए प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट PLSQL एक इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि SQL के ऊपर ही प्रोग्रामिंग पार्ट था। ऑल्दो इसमें प्रोग्रामिंग हो जाती है, बट ये प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं है। इट कैन कवर लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लॉट ऑफ लॉजिक, बट स्टिल इसमें कुछ एक लिमिटेशन है कि कुछ चीज़ें ये फिर भी ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर नहीं कर सकती है। इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटाबेस का बड़ा अच्छा पार्ट है। काफ़ी चीज़ें कवर भी करने की कोशिश की गई है। लार्ज नंबर ऑफ कमांड्स आप इसमें लिख सकते हो, इकट्ठे एग्जीक्यूट कर सकते हो, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हो इन योर डाटाबेस। फिर भी इसकी लिमिटेशन ये है कि ये हर चीज़ नहीं कवर कर सकती, हर तरह का लॉजिक नहीं कवर कर पाई, इसमें कुछ एक लिमिटेशन एग्जिस्ट करती हैं। कभी भी आपको डाटाबेस के बारे में पूछा जाए कि डाटाबेस में प्रोग्रामिंग की जा सकती है, तो यू शुड नो दैट इट कैन बी डन यूजिंग योर PLSQL। ठीक है, सो दिस इज योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। PLSQL stands for your procedural language and SQL stands for your structured query language. You know it only. PLSQL extends SQL by adding constructs found in the procedural languages, resulting in a structural language that is more powerful than SQL. अब जब आप एक SQL में एक उसका प्रोग्रामिंग पार्ट या प्रोसीजरल पार्ट ऐड कर रहे हो, तो नेचुरली पावर ऑफ SQL बढ़ ही रही है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है। आप SQL में कम काम कर सकते थे, अगर PLSQL साथ होगी तो उसमें ज़्यादा काम कर सकते हो, ज़्यादा तरह की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। इसलिए इसका मतलब ये है कि PLSQL इंक्रीजेज द पावर ऑफ SQL, उसमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है, वो और भी काम कर सकते हो। स्ट्रेंथ किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप प्रोग्रामिंग भी अब कर सकते हो SQL। PLSQL is Oracle's procedural extension to industry standard SQL. PLSQL naturally, efficiently and safely extends SQL. Naturally भी करता है, efficiently भी करता है और safely SQL के features को extend करता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि SQL में हम नहीं कर सकते, वो PLSQL में वो allow करता है करने के लिए। So its primary strength is in providing a server-side stored procedure language that is easy to use. अब इसका strength क्या है प्रोग्रामिंग पार्ट का, कि एक तो ये सर्वर साइड है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है कि जहाँ पे एक्चुअल में डाटाबेस पड़ा हुआ है, वो डाटाबेस सर्वर में पड़ा होता है, वहीं की ये स्ट्रेंथ जो है बढ़ाता है, और वहीं पे ये PLSQL जो है एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होती है। स्टोर्ड प्रोसीजर लैंग्वेज दैट इज इजी टू यूज। इसमें इसको यूज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसमें सिंपल सिंटैक्स ही है। सीमलेस विद SQL, रोबस्ट, पोर्टेबल और सिक्योर। SQL के साथ इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो सीमलेस है, मींस एंडलेस है, बहुत अच्छी तरह उसकी कंपैटिबिलिटी है। रोबस्ट है, मींस इसको हम काफ़ी चीज़ें इसमें प्रोग्रामिंग में कवर कर सकते हैं। पोर्टेबल है, एक सिस्टम से उठा के, एक सर्वर से उठा के दूसरे सर्वर पे लेके जाना है, ये साथ में आप EL प्रोग्राम्स भी लेके जा सकते हो। और सिक्योर है, सिक्योर इसलिए क्योंकि ये डाटाबेस के ऊपर डायरेक्टली सर्वर साइड के ऊपर ही एक प्रोग्रामिंग की जाती है, सर्वर के ऊपर ही इसका जो कोड पड़ा होता है और ये सीधा डाटाबेस के ऊपर ही एग्जीक्यूट होता है, इसलिए ये सिक्योर भी माना गया। Thus, it offers a platform for robust, high-performing enterprise applications as well as for Oracle applications. जितने भी ऐसे के ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें कि SQL के साथ साथ कुछ एक प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और कुछ ऐसी Oracle एप्लीकेशन है जो कि SQL अकेले की बजाय उसमें कुछ प्रोसीजरल पार्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
कुछ एक चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने में जो कि एसक्यूएल में बाय डिफ़ॉल्ट हम नहीं कर सकते हैं। पीएल एसक्यूएल में वो करके एसक्यूएल की पावर को बढ़ा देते हैं और उसमें एसक्यूएल पे ही जो कमांड्स हैं उसमें एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मल्टीपल कमांड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग पीएल एसक्यूएल। सो सर्वर साइड पीएल एसक्यूएल नीड्स नो एक्सप्लिसिट इंस्टॉलेशन या लाइसेंसिंग। जो आपने ऑलरेडी रेकल इंस्टॉल की हुई है उसी के अंदर ही पीएल एसक्यूएल चल जाएगी। कोई अलग से कोई इसका इंस्टॉलर नहीं होता जो इंस्टॉल करना पड़ता है पीएल एसक्यूएल के लिए, ना ही इसके लिए कोई अलग से लाइसेंस चाहिए होता है कि एसक्यूएल का लाइसेंस अगर ले लिया और रेकल का तो उसमें बाय डिफॉल्ट पीएल एसक्यूएल भी साथ ही लाइसेंस उसका मिल जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चन अप टिल दिस फर्स्ट स्लाइड? If it is clear, write down on your chat. Any question up till here? Okay, fine. So we'll be moving on to the next part of same introductory part. हाँ जी चंदन, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। कौन सा पॉइंट रिपीट करूँ फर्स्ट, ये बताओ कहाँ से रिपीट करना है, आप बताइए। हाँ जी चंदन। हाँ जी चंदन, आई एम वेटिंग फॉर यू। फर्स्ट एंड सेकंड वो तो सारा ही हो गया बेटा, कुछ भी नहीं पता लगा इसमें, एक भी चीज़ नहीं पता लगी। फर्स्ट में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं खास। चलो आई रिपीट इट अगेन। पीएल एसक्यूएल बेटा, ये मैंने दोबारा से, अब मैं इसको लैंग्वेज बाय लैंग्वेज नहीं बताऊंगा, मैं इसको सीधा बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं थी, उसमें कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती थी। उसको करने के लिए पीएल एसक्यूएल इंट्रोड्यूस की गई। उसके लिए उसमें पीएल एसक्यूएल का एस्पेक्ट ऐड अप कर दिया गया कि एसक्यूएल में अगर किसी ने प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट कहते हैं उसको, प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कह देते हैं। पीएल स्टैंड फॉर योर प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो उसको ऐड कर दिया गया ताकि एसक्यूएल के ऊपर छोटे छोटे से प्रोग्रामिंग भी कर पाए। अब वो छोटे छोटे से प्रोग्राम्स और बड़े प्रोग्राम्स जो कर सकते हैं उसकी एक लिमिटेशन है। वो काफ़ी हद तक तो प्रोसीजर पार्ट में हम काफ़ी प्रोग्रामिंग कवर कर लेते हैं, स्टिल बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक जो होता है ना वो इसमें नहीं हम प्रोग्रामिंग में कवर कर पाते थ्रू योर पीएल एसक्यूएल पार्ट। इसलिए स्टिल क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कवर हो जाती हैं इसलिए एसक्यूएल की पावर को बढ़ा देता है। एसक्यूएल अकेला कमांड लैंग्वेज था, अब ये प्रोसीजर लैंग्वेज इसमें ऐड हो गया, इसलिए इसकी अब पावरफुल हो गई है कि इसमें अब हम प्रोग्रामिंग भी कर पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट नाउ। अब क्लियर है बेटा चंदन? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? चंदन ओके। सेकंड पार्ट नाउ, पीएल एसक्यूएल में क्लियर कट उन्होंने ये बताया, एक तो ये जो एसक्यूएल के एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले एसक्यूएल बन गई थी, एसक्यूएल एग्जीक्यूट हो रही थी, अच्छी भली चल रही थी, बट जैसे जैसे डिमांड आई कि ओरेकल के ऊपर भी कुछ प्रोग्रामिंग भी होनी चाहिए, तो उसको बढ़ाने के लिए पीएल एसक्यूएल उसमें एक्सटेंशन की फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एक तो पहली लाइन में ये लिखा है। सेकंड ये आता है, एक तो ये नेचुरली एक एफिशिएंटली और सेफली ये एसक्यूएल के की जो फीचर्स हैं उसको एक्सटेंड कर देता है। नेचुरली इसलिए क्योंकि ये पीएल एसक्यूएल के तरह की ही सारी चीज़ें हैं, इसमें कमांड जो उसमें यूज़ करते हैं वो भी वही इसमें यूज़ होनी है। और एफिशिएंसी जैसे कमांड की है कि अगर तो आपका सिंटैक्स ठीक है तो उसी तरह वो सिंपली उसको एग्जीक्यूट कर जाता है, तो यहाँ पे भी यही रहेगा। और सेफली इसलिए क्योंकि ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, वो नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है कि ये सर्वर साइड के ऊपर ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एग्जीक्यूट होती है, तो ये ईजी है इसकी। अगली लाइन में इसमें क्लियर बताया कि एक तो ये इजी टू यूज है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। सेकंड ये है सीमलेस विद एसक्यूएल, मींस एसक्यूएल ही एक तरह की जो जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ी है उसी की एक्सटेंशन पार्ट है, उसी की तरह के सिमिलर से इसके जो सिंटैक्स है कोई उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी जो उसको प्रोग्रामिंग को कवर करने के लिए चेंजेस है वही हैं, बट जो कमांड्स हैं वो सिमिलर ही है उसमें। रोबस्ट है, रोबस्ट मीन्स कि ये इसकी प्रोग्रामिंग पार्ट को बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो कि आप जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में कर सकते हो वो भी आप पीएल एसक्यूएल में भी कर सकते हो। पोर्टेबल है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे आप इसे लेके जाके सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो, पर वहाँ पे ज़रूरी है कि डाटाबेस होना चाहिए सिमिलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एसक्यूएल को हम
कहते हैं ना कमांड्स जो है वो सिंपली वहाँ पे ही चलती है जहाँ पे आपकी सर्वर के ऊपर डाटाबेस पड़ा हुआ है। बट हम जब इसको डाटाबेस को लेके जाते हैं ना किसी और सर्वर साइड पे, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पीएल पार्ट है वो भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि उसमें वो पड़ा होता है। एसक्यूएल की कमांड्स नहीं कैरी कर सकते हो आप, बट पीएल एसक्यूएल जो है वो आप एज अ कैरी कर सकते हो, और सिक्योर है क्योंकि ये सर्वर साइड पे है। इसलिए ये एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन, एक जो ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनमें फीचर्स ऐड करने के लिए बड़ा अच्छा फीचर है, और प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट इसको ऐड करने देता है। और इसके लिए अलग से कोई भी लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कोई अलग से इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपने ओरेकल इंस्टॉल की तो बाय डिफॉल्ट इसमें PL/SQL पार्ट होता ही है। हाँ जी चंदन, इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी चंदन। Okay, I'll move on to the next slide. Although SQL is a very powerful tool, its set of disadvantages prevent it from being a fully structured programming language. अब हम कहते हैं कि SQL with PL/SQL बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, पावरफुल टूल है, फिर भी उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको हम फुल फ्लेज्ड कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी स्लाइड में बताया था कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी लॉजिक कवर हो जाते हैं। फिर भी इसकी लिमिटेशन ये है कि डिसएडवांटेज ये है कि इसको हम फुल फ्लेज्ड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज़ नहीं कर सकते, कि जहाँ पे भी कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक आ गया वहाँ पे ये PL/SQL के थ्रू आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। So for a fully structured programming language, Oracle provides PL/SQL. PL/SQL is a block structured language that enables to combine power of SQL with the procedure statement. हम इसको कहते ही हैं कि PL क्योंकि प्रोसीजरल पार्ट है, इसी को हम लेके चलते हैं। Oracle का एक जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको हम लेके चलते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फुली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ हम PL/SQL पार्ट को कहते हैं SQL का। स्टिल इसका एक मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बार बार बता रहा हूँ कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है वो नहीं आप इसमें कर सकते। काफ़ी हद तक लॉजिक इसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक के जब आते हैं तो वहाँ पे फुली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होने के बावजूद PL/SQL जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? सॉरी, राइट डाउन ऑन योर चैट। हाँ जी बेटा, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? Okay, then I'll move further. ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ PL/SQL। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका ब्लॉक स्ट्रक्चर है, और इसके दो ब्लॉक्स में इसे डिवाइड किया गया है। एक तो किया गया है ब्लॉक स्ट्रक्चर में तो दो है, एनोनिमस ब्लॉक और एक सब प्रोग्राम सेक्शन। एनोनिमस ब्लॉक और एक सब प्रोग्राम सेक्शन। और जब भी हम इसके स्ट्रक्चर कहते हैं एनोनिमस ब्लॉक का, तो उस केस में हम इसे कहते हैं आगे से कि इसके स्ट्रक्चर ऑफ एनोनिमस ब्लॉक जो है वो आगे से डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन होता है, एक्सेप्शन सेक्शन होता है और एक एंड सेक्शन होता है। ये आगे हमने पढ़ना भी है। आगे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उससे दोबारा देख के फिर दोबारा यहाँ आते हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर देखो एनोनिमस ब्लॉक का है। डिक्लेरेशन बिगिन वाले में देखो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, एक्सेप्शन सेक्शन और एंड है। ये देखो डिक्लेरेशन ब्लॉक, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, एक्सेप्शन सेक्शन और एंड सेक्शन। सो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम आगे इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला। तो स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डिक्लेयर। डिक्लेयर मीन्स जहाँ पे हमने मेमोरी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज डिक्लेयर करनी है, प्लस उसके अलावा कोई कर्सर यूज करना है। कर्सर एक आगे से हम जब पढ़ेंगे ना PL/SQL में वो भी बताएंगे, और भी कई चीजें हैं। प्रोसीजर भी यही डिक्लेयर होगा। सो सारी डिक्लेरेशन पार्ट जो है वो डिक्लेयर सेक्शन में होती है। जैसे आप C++ में डिक्लेयर करते हो ना वेरिएबल्स, इंट सी या इंट ए, इसका मतलब वेरिएबल ए जो है उसकी इंटीजर डाटा टाइप है, यहाँ पे भी होगा। तो आगे हम जब इसको प्रोग्राम में देखेंगे ना एक एक एग्जांपल के साथ, तो वहाँ पे बताऊंगा डिक्लेरेशन सेक्शन का। बिगिन वाला पार्ट ये है कि जहाँ पे एक्चुअल में एग्जीक्यूटेबल पार्ट, एग्जीक्यूटेबल जो कमांड्स हैं वो लिखी जाती है। SQL एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, PL/SQL एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, वो यहाँ सारी बिगिन सेक्शन में लिखी जाती है। एक्सेप्शन सेक्शन ये होता है जब हमें पता हो कि इसमें किस तरह की एरर्स आ सकती हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, आगे एक्सेप्शन सेक्शन में मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा
कि आपने एक एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, बट उसमें आपने रिकॉर्ड तो डाला ही नहीं, तो वहाँ पे वो कोई रो आपको रिकॉर्ड दिखा नहीं रहा। तो उस केस में आपको पता है ये एम्प्टी है अभी टेबल। तो अगर एम्प्टी है तो उस केस में हमें क्लियर पता होना चाहिए, अगर ये एम्प्टी है तो वो उस तरह की हम चीज़ को एक्सेप्शन सेक्शन में हम देख सकते हैं, कैसे हमने उसको कवर अप करना है। सो वो एक्सेप्शन सेक्शन में आएगा, या आगे हम डिटेल में जब एक्सेप्शन सेक्शन पढ़ेंगे, हमारा पूरा प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन सेक्शन का है कि कैसे करना है। सो एक्सेप्शन सेक्शन में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल और पीएलएसक्यूएल कोड टू हैंडल एरर्स दैट मे अराइज। अभिषेक साहब अपना बेटा कैमरा ऑफ करो, स्विच ऑफ योर कैमरा अभिषेक साहब। SQL और PLSQL कोड टू हैंडल एरर्स दैट मे अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक। जिस तरह की एरर्स अराइज हो सकती हैं वो एक्सेप्शन सेक्शन में आती है। और एंड और उसके बाद सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर है हमारा। अब PLSQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर अलग अलग सेक्शन को कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं वो आ रहा है। declaration section, code blocks start with a declaration section in which memory variables and other oracle objects can be declared and if required initialized। एक तो declare होंगे और initialization होंगे, आपने उसमें भी किया होता है, C++ में भी पढ़ा होगा। अगर int a, ये तो हो गया वेरिएबल नेम को सिंपली डिक्लेयर किया, अगर लिख दिया int a is equal to 10, इसका मतलब हमने उसको एक इनिशियलाइज्ड वैल्यू भी दे दी इंटीजर 10। सो जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो इनिशियलाइजेशन भी आपने करनी है, और जहाँ पे लगता है कि आपने कोई भी जो डिक्लेरेशन अकेली करनी है वो भी यही होगा। वंस डिक्लेयर्ड दे कैन बी यूज्ड इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन। और अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो फिर हम उसको बिगिन सेक्शन में जब इसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, और उसके दौरान हम डाटा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स आपने पहले भी पढ़ा है, वेरिएबल में जो भी चीज़ आप इनिशियलाइज करते हो उसको ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग उसको आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स डाटा उसका मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो ये डिक्लेरेशन सेक्शन हो गया। बिगिन सेक्शन, it consists of SQL and PLSQL statements which describe the processes that have to be applied to your data। अब यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक आता है कि जो भी लॉजिक आपने लगाना होता है वो सारी स्टेटमेंट्स, लॉजिकल स्टेटमेंट्स आपकी बिगिन सेक्शन में आएंगी। उसमें चाहे आपकी कमांड्स हो, SQL कमांड्स हो, चाहे PLSQL कमांड्स हो, वो सारी की सारी आपकी यहीं आएंगी। ठीक है। सो इस केस में आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक्चुअल में एक्सेप्शन सेक्शन में सॉरी बिगिन सेक्शन में लिखनी है। थर्ड वन इज योर एक्सेप्शन सेक्शन। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, फिर भी दोबारा रिपीट करें। दिस सेक्शन डील्स विद द हैंडलिंग ऑफ एरर्स दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स which makes up the PLSQL code block. Errors can arise due to syntax, logic, or or validation rule violation। बेटा कुछ एक ना जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको पता होता है कि ये एरर्स आ सकती हैं। जब आप इसकी टेस्टिंग कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि टेस्टिंग के दौरान आप डिफरेंट वैल्यूज एग्जीक्यूट करके देखते हो, ताकि आपको ये पता लगे कि इस प्रोग्राम में किस तरह की एरर्स आ सकती हैं। रियल एसक्यूएल में एक बड़ा अच्छा पार्ट है एक्सेप्शन सेक्शन, कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है उसमें बेनिफिट ये रहता है कि वो कुछ एक एरर्स को पहले प्रिडिक्ट करके उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यूजर डिफाइंड मैसेजेस दे देता है। आपने देखा होगा एकल में जब एरर आता है तो ओरा नंबर के साथ आता है, और वो ना कई बार समझ भी नहीं लगता, लाइक यूजर को समझ नहीं लगता क्या एरर है। तो उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सेप्शन सेक्शन बनाया गया है, ताकि अगर कोई ऐसे का एरर आ रहा है जो कि पहले ही प्रोग्रामर ने प्रिडिक्ट किया है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो यूजर डिफाइंड मैसेज दे देगा कि ये एरर है, ताकि जो यूजर है उसको क्लियर पता हो कि ये एरर आई है, इसके कारण ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में उसने एरर ने बता दिया है कि ये एरर है। और एंड सेक्शन कहता है जो कि एक PLSQL ब्लॉक का एंड होता है, और जब तक एंड और उसके बाद सेमीकोलन नहीं होता तब तक एसक्यूएल जो PLSQL ब्लॉक है वो सारा का सारा उसमें जितनी भी आपने कमांड्स लिखी हुई है वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर PLSQL ब्लॉक स्ट्रक्चर नाउ? Any question regarding PLSQL block structure? क्लियर है बेटा? फिर ये यहाँ से आगे चले।
Okay, then I'll move further. अब इसमें क्योंकि डेक्लेरेशन सेक्शन आ रहा है और आपने एसक्यूएल में भी पढ़ा है, उसकी ऑलरेडी एसक्यूएल में जो डाटा टाइप्स है वो डिफाइंड है। आपने ओरेकल में पढ़ ही लिया कि यू हैव योर डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा टाइप्स वही रहेंगी। ये सारा सेक्शन किसका पार्ट है बेटा? ये सेक्शन बी का पार्ट है। आपने अगर सिलेबस नहीं पढ़ा है तो PL/SQL में आपके प्रैक्टिकल पार्ट में भी PL/SQL है और आपके थ्योरेटिकल पार्ट में भी सेक्शन बी में PL/SQL कवर होती है। और इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आज हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इसके प्रोग्राम्स को डिस्कस करूंगा PL/SQL के। जो हम आज पढ़ेंगे उसके एक एक दो प्रोग्राम तो इसी में है, कुछ एक और भी होंगे जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, प्लस ये वाली PPT मैं आपसे शेयर कर दूंगा। PL/SQL जो है वो आपका थ्योरेटिकली भी आ रहा है, आपको इसके सेक्शन बी में क्वेश्चंस भी आएंगे और इसके अलावा प्रैक्टिकल में वाइवा में भी आपके क्वेश्चंस आएंगे इसके। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से PL/SQL सेक्शन कंप्लीट करना है। हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका हुआ है, सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया, इसमें सिर्फ नॉर्मलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में एक सिर्फ PL/SQL पार्ट रह गया था, इसलिए उसको मैंने जोड़ा था ताकि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आराम से पढ़ पाएँ और वो हम PL/SQL यहाँ पे कवर करेंगे और फिर उसके बाद हमारा सिर्फ सेक्शन डी रह जाएगा। इज इट क्लियर चंदन? हाँ जी चंदन, क्लियर है बेटा? ओके, PL/SQL की डाटा टाइप्स हमने पढ़ा हुआ है। SQL की डाटा टाइप्स ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। आपने देखा होगा कि आप उसे करेक्टर भी लेते हो, फ्लोट भी लेते हो, और वो आपने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है। डेट डाटा टाइप्स भी हैं, वो सारी आपने SQL में ऑलरेडी पढ़ ली है, क्योंकि आपने जब टेबल्स की क्रिएशन की थी क्रिएट टेबल कमांड से, तो आपने उसके साथ साथ उसके डाटा टाइप्स पढ़े थे और उसको एग्जीक्यूट करके देखा है। उसके अलावा PL/SQL डाटा टाइप्स अलग से भी हैं और कुछ एक ये भी होंगी, क्योंकि देखो जो तो एज सच वेरिएबल हमने टेबल को रेफर करना होगा तो उसकी तो सिमिलर डाटा टाइप होनी चाहिए, तो उसके लिए अलग से हमारे पास PL/SQL में फैसिलिटी है। पर कुछ एक ऐसी भी होंगी जो PL/SQL के अंदर वेरिएबल्स अकेले वहीं पे प्रोग्रामिंग में ही यूज होंगे, तो उसके लिए भी डाटा टाइप्स हमें डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करना है वो भी आएगा। सो डिफॉल्ट डाटा टाइप्स दैट कैन बी डिक्लेयर्ड इन PL/SQL आर नंबर, कैरेक्टर, डेट एंड बूलियन। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो, PL/SQL के केस में सिर्फ 4 तरह की डिफॉल्ट डाटा टाइप्स होती हैं: नंबर, कैरेक्टर, डेट एंड बुलियन। नंबर जो कि इंटीजर नंबर को भी रिप्रेजेंट करेगा और फ्लोटिंग नंबर को भी करेगा, दैट मीन्स डेसिमल वाले भी करेगा। कैरेक्टर जो कि आपके अल्फाबेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड योर डिजिट्स प्लस अ फ्यू ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स उसको रिप्रेजेंट करेगा। डेट हर एक को पता है, DD, MON, YY, ये हमारा बाय डिफॉल्ट ओरेकल का डेट का फॉर्मेट है। बुलियन स्टैंड फॉर यस और नो, ट्रू और फॉल्स। बुलियन मीन्स ट्रू फॉल्स के लिए या यस और नो के लिए, तब हम बुलियन यूज करते हैं। इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती हैं। तो पर्सन टाइप एट्रीब्यूट प्रोवाइड फॉर फर्दर इंटीग्रेशन। PL/SQL कैन यूज पर्सन टाइप। पर्सन टाइप होता है अगर आपने किसी भी ओरेकल के टेबल में, जो कि आपने क्रिएट टेबल कमांड में कोई डाटा टाइप यूज की है और उसको आप PL/SQL प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो, उसी डाटा जो फील्ड नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग, एट्रीब्यूट के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसका अगर सिमिलर डाटा टाइप रखना चाहते हैं तो उसके लिए पर्सन टाइप ऑलरेडी एक ऐसे का एट्रीब्यूट फील्ड इसमें डिफाइन किया गया है, जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली जो भी टेबल में क्रिएट टेबल कमांड में जो भी साइज के साथ और जो भी डाटा टाइप के साथ किसी भी फील्ड को डिफाइन किया गया, उसको आप यहाँ पे PL/SQL में एज सच डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। आगे बताएंगे कैसे प्रैक्टिकली जब करेंगे। एट्रीब्यूट्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ कॉलम्स इन टेबल। और जब भी आपने जो भी कॉलम एक टेबल में डिफाइन किया और उसकी जो भी डाटा टाइप की है, उसके लिए अगर सेम डाटा टाइप और साइज आपने डिफाइन करना है तो पर्सन टाइप ही एक ऐसे का एट्रीब्यूट है जो आपको इस चीज को डिक्लेयर करने में हेल्प करेगा। पर्सन टाइप डिक्लेयर द वेरिएबल और कांस्टेंट टू हैव द सेम डाटा टाइप as that of a previously defined variable or a column
in a table or a view. Previously defined variable or a column in a table or a view. यह मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो कि आपने टेबल क्रिएट किया था या आपने व्यू क्रिएट किया था, उसी में जो आपने वेरिएबल या कॉलम को डाटा टाइप और साइज दिया उसको आपने सेम PLSQL के प्रोग्राम में अगर यूज करना है तो परसेंट टाइप जो है डाटा टाइप रहेगी, यही एक अलग से है। और उसके अलावा डिफॉल्ट डाटा टाइप्स नंबर, कैर, डेट और बुलियन आप यूज कर सकोगे, वो आगे आपको एग्जाम्पल में आ ही जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ। एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? चलो इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी थोड़ी आगे और हो जाएगी। अब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आपने पढ़े हैं, सी प्लस से भी आप यूज करते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सिंपली टू ऐड टू नंबर्स, अगर दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपको पता है उसको ए और बी आप इंटीजर टाइप डिफाइन करते हो, एक सी डिफाइन करते हो जिसमें रिजल्ट आएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसमें ए और बी वेरिएबल्स हैं, सी भी एक अलग से वेरिएबल है जिसमें कि रिजल्ट आ रहा है। और ए और बी के लिए आप जब सी में प्रोग्राम करते हो या सी प्लस प्लस में प्रोग्राम करते हो तो आप यूजर से ए और बी में वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज इनपुट करवाते हो, और सी क्या करता है उसको दोनों को ऐड करके वैल्यू सी में ले लेता है, और सी को आप उसको बाद में आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करवा देते हो। सो वो भी वेरिएबल्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी वेरिएबल्स कुछ ऐसे होंगे, सपोज आगे करेंगे हम जब दो सिंपली एक एडिशन ऑफ प्रोग्राम ही करना हो तो PLSQL में कैसे चलेगा। Variables in PLSQL block are named variables, and a variable name must begin with a character and can be followed by a maximum of 29 other characters. इसका भी रूल वही आता है कि PLSQL में भी अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसका पहला जो करेक्टर है वो होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, और उसके बाद उसके अलावा उसका साइज मैक्सिमम 29 कैरेक्टर्स तक वो उसे लेके चलता है, ये उसका रूल कहता है। और पहला अगर करेक्टर जो है वो अल्फाबेट होगा, उसके बाद आप उसके साथ डिजिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। द असाइनिंग ऑफ अ वैल्यू टू ए वेरिएबल कैन बी डन इन टू वेज। और इसमें असाइनमेंट इसलिए क्योंकि इनिशियलाइजेशन करनी हो तो इनिशियलाइजेशन के लिए क्या रूल है कि असाइनमेंट ऑपरेटर चाहिए। अब असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है इक्वल टू होता है बाकी लैंग्वेजेस में, बट यहाँ पे PLSQL में थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो कोलन इक्वल टू है। आपने नीचे देखा होगा, यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर कोलन इक्वल टू इज सेम एज ओनली इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर इन अदर लैंग्वेजेस। जहाँ पे आप सी प्लस प्लस में इक्वल टू अकेला यूज करते थे असाइनमेंट के लिए, यहाँ पे आप कोलन इक्वल टू हमेशा यूज करोगे। ये बड़ा कॉमन मिस्टेक है जो क्योंकि प्रोग्रामिंग में ना हम क्या करते हैं, हमें पता होता है इक्वल टू जो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो हम नॉर्मली PLSQL में भी अकेला इक्वल टू लिखते रहते हैं तो वो एरर दे जाएगा। सिलेक्टिंग और फैचिंग टेबल डाटा वैल्यूज इनटू ए वेरिएबल, और आप टेबल से कुछ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हो और उनको किसी वेरिएबल में डालते हो। तो वेरिएबल इसलिए जरूरत पड़ती है ज़्यादातर के वेरिएबल में वैल्यूज को आप टेबल से लेके आओ और उसको प्रोग्रामिंग में यूज करो, ये इसका पर्पस रहता है इस वेरिएबल का। यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ जी क्लियर है। चलो ऐसे करो, एक पोल कर लेते हैं तब तक। फर्स्ट पोल, आई एम लॉन्चिंग द फर्स्ट पोल, you have 1 minute to attempt it. Twenty seconds left. Okay, time is over. So I'm closing it.
See the result. So I've just discussed the structure of anonymous block, और इसमें अभी बताया भी था कि डेक्लेरेशन ब्लॉक होता है, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन होता है, एक्सेप्शन सेक्शन होता है और एंड सेक्शन होता है, और ये अभी हमने इसमें भी देखा था। एंड एक तो बेटा प्रेजेंस बहुत कम है, 20 स्टूडेंट्स ही हैं, उसमें से यू कैन सी ओनली 15 हैव अटेम्प्टेड इट, so rest they have only joined and they are not listening to it, and few of the students who have attempted it wrong, they have not listened to it, क्योंकि अभी हार्डली मेरे ख्याल से 2 स्लाइड्स पहले ही हमने ये किया है। चलो एनी हाउ विल स्टार्ट विद नाउ। बेटा इसमें PLSQL को मैं बार बार पिछली बार भी रिपीट कर चुका हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, इवन आई वुड रिक्वेस्ट योर CRs कि अपने ग्रुप में भी कर लो। जो बच्चे ये क्लासेज अटेंड नहीं कर रहे हैं दे विल बी इन ट्रबल। और ये जो पार्ट है, कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक टॉपिक्स ऐसे होते हैं, विदाउट अटेंडिंग योर दीज लेक्चर्स आप उसको बुक से डायरेक्टली अगर पढ़ भी लेते हो तो उसे समझ नहीं पाओगे। तो बेटर है कि इनको अटेंड करो, इसको समझने की कोशिश करो, और देन इफ यू आर एबल टू रीड इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, तब आपको उसको समझ आएगा। इसलिए ये जो प्रेजेंस है 50% से भी कम आ रही है, तो दैट वुड बी हार्मफुल फॉर यू। और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पिछली बार भी कन्वे किया है कि दैट वुड इवन लीड टू डिटेंशन दिस टाइम। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको डिटेन कर दिया जाए किसी सब्जेक्ट में बिकॉज आप लोग ऐसे अटेंड नहीं कर रहे हो, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लो। डिस्प्लेइंग यूजर मैसेजेस ऑन द स्क्रीन। अब आपने देखा है कि जैसे आप C++ में लिखते हो सी आउट, सी इन एंड सी आउट यूज़ करते हो, सी आउट यूज़ करते हो मैसेजेस को स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए, और सी में यूज़ करते हो प्रिंट एफ। तो इसी तरह यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग PLSQL में मैसेजेस को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, एक DBMS अंडरस्कोर आउटपुट एक पैकेज है और एक पुट अंडरस्कोर लाइन पैकेज है, जो कि दोनों इकट्ठे मिलके कोई भी जो यूजर डिफाइंड मैसेज होता है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। जैसे लिखते हैं एंटर टू नंबर्स, इसको अगर आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले लेके आना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, वो यहाँ पे PLSQL में थोड़ा जो उसका सिंटैक्स है वो डिफरेंट है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं DBMS अंडरस्कोर आउटपुट क्या है। इट इज अ पैकेज that includes a number of procedures and functions that accumulate information in a buffer so that it can be retrieved later. These functions can also be used to display messages to the user. अब जो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट है ये कैसे का पैकेज है, ये पैकेज का मतलब है ये ऑलरेडी डिफाइंड जो Oracle का डिफाइंड एक पैकेज है। Just check this. Any one of you, am I audible? I've got a message. There is some problem in the internet, so let's check it out. Respond in your chat. Okay, that's fine then. If I'm audible, then I'll move. Now it's stable, I think so. There was some problem in the internet. I got a message. Okay. पैकेज होता है जो कि जैसे आपने C++ में हेडर फाइल्स पढ़ी थी ना, हेडर फाइल्स जो है वो डिफॉल्ट आपकी जो कीवर्ड्स है उनको डिफाइन करता है। इस तरह DBMS अंडरस्कोर आउटपुट भी एक पैकेज है जो कि बहुत सारे प्रोसीजर्स और फंक्शंस को इकट्ठा रखता है, एक बफर की फॉर्म में उसे रखता है, और ताकि उनको रिट्रीव किया जा सके बाद में। रिट्रीव मीन्स उसको दोबारा से बाद में देखा जा सके, उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। और ये फंक्शंस जो है ज़्यादातर यूज़ होता है यूजर के मैसेजेस को एक आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए। ये एक पैकेज है। पुट अंडरस्कोर लाइन इज इट एक्सपेक्ट्स अ सिंगल पैरामीटर ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप। अब पुट अंडरस्कोर लाइन है जो एक ऐसे का फंक्शन है जिसके की फंक्शन होता है क्योंकि उसमें हमेशा राउंड ब्रैकेट्स होती है। सो पुट अंडरस्कोर लाइन एक फंक्शन है। तो उसके जो पैरामीटर वाला पार्ट है ना, वहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर डाटा टाइप मीन्स जो भी कैरेक्टर्स लिखे होंगे उसको वो एज सच उठाएगा, एज अ स्ट्रिंग बना के सीधा ही स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा। सो पुट अंडरस्कोर लाइन जो है फंक्शन ऐसे का है। अब जो पुट अंडरस्कोर लाइन फंक्शन है वो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट पैकेट के बिना डायरेक्टली नहीं यूज किया जा सकता, इसलिए ये हमेशा इकट्ठे ही यूज होते हैं। प्लस इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि जब भी आपने किसी भी आउटपुट को या आप कह सकते किसी भी मैसेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो वहाँ पे सेट सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ता है। ये अगला मैसेज देखो, अगला देखो इसमें जो लिखा हुआ है, टू डिस्प्ले मैसेजेस टू द यूजर set server output should be set to on.
Server output is a SQL star plus environment parameter that displays the information passed as a parameter to the put underscore line function. जितने भी put underscore line function के अंदर आगे पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर मीन स्ट्रिंग होती है, उसको अगर आपने यूजर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है तो सेट सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ेगा। कई बार क्या होगा, जब आप एक बार अपना ऑरेकल चलाते हो ना, ऑन करते हो, तो बाय डिफॉल्ट सर्वर आउटपुट जो है वो ऑफ रहता है, तो आपको उसको एक बार ही सेट सर्वर आउटपुट ऑन लिखना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद PLSQL अगर आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो मैसेज है वो स्क्रीन के ऊपर आएगा। और ये होता क्या है कि आप PLSQL प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, आपकी जो स्क्रीन है वो एम्प्टी आ रही रहती है, तो आपको लगता है कि मेरा प्रोग्राम में गलती है, पर वो इसलिए नहीं गलती होती क्योंकि आपने सर्वर आउटपुट ऑन नहीं की हुई, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। अब इसमें ध्यान रखना है, सर्वर आउटपुट के अंदर स्पेस नहीं है, तो नीचे देखो सिंटैक्स लिखा हुआ है सेट सर्वर आउटपुट, आगे ऑन लिखोगे तो ऑन हो जाएगी, ऑफ लिखोगे तो ऑफ हो जाएगी। आप खुद भी कर सकते हो, यूजर डिफाइंड, बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑफ होती है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? राइट डाउन ऑन योर चैट। आगे आते हैं कंडीशनल कंट्रोल इन PLSQL। आपने कंडीशनल कंट्रोल वहां भी पढ़ा है, ओके दैट्स फाइन। कंडीशनल कंट्रोल होता है जिसमें कि आप इफ यूज करते हो, इफ एल्स यूज करते हो। कोमल, ओके आई रिपीट इट, आवाज नहीं आ रही है, फाइन। DBMS अंडरस्कोर आउटपुट इज अ पैकेज जिसके थ्रू बहुत सारे प्रोसीजर और फंक्शन जो है वो बफर में पीछे पड़े हुए हैं, ताकि उनको बाद में यूजर जो है उसको रिट्रीव कर सके। रिट्रीव मीन्स एक्सट्रैक्ट कर सके। अब ज्यादातर इसमें जितने भी प्रोसीजर और फंक्शन है वो ऐसे के हैं जो कि यूजर के मैसेजेस को डिस्प्ले करने के लिए काम आते हैं, इसलिए DBMS अंडरस्कोर वो पैकेज है। अब उस पैकेज के बाद एक पुट अंडरस्कोर लाइन फंक्शन है, जिसका फंक्शन का मतलब है उसमें राउंड ब्रैकेट्स होती है। राउंड ब्रैकेट्स में आपने देखा होगा फंक्शन में, जब आप C++ पढ़े, आपने सी पढ़ा, तो उसमें आप देखा फंक्शन में पैरामीटर्स होते हैं जो कि राउंड ब्रैकेट्स में डाले जाते हैं। इसलिए पुट अंडरस्कोर लाइन फंक्शन में जो पैरामीटर है वो हमेशा स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग मींस कैरेक्टर्स होते हैं जिसको वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, और उस स्ट्रिंग को एज सच यूजर की स्क्रीन के ऊपर सीधा ही डिस्प्ले करवा देता है। दिस इज द रोल ऑफ योर पुट अंडरस्कोर लाइन फंक्शन। बट पुट अंडरस्कोर लाइन फंक्शन भी अकेले में काम नहीं करता है, वो हमेशा DBMS अंडरस्कोर आउटपुट पैकेज के अंडर आता है। इसका मतलब DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन फंक्शन लिखेंगे तो उसमें जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो एज सच यूजर का मैसेज डिस्प्ले आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टू एस्पेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एस्पेक्ट इस स्लाइड में कवर किया गया है, सर्वर आउटपुट जो एक ऑन करने का। उसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जब आप ओरेकल स्टार्ट करते हो तो सर्वर आउटपुट ऑफ होता है। इसका मतलब अगर आप PLSQL प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो और उसमें आपने DBMS अंडरस्कोर आउटपुट पैकेज और डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन फंक्शन यूज किया भी है, तब भी उसका जो पैरामीटर है वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर मैसेज को डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि सेट सर्वर आउटपुट ऑफ होगी। इसलिए बाय डिफॉल्ट सर्वर आउटपुट ऑफ होती है, उसको पहले सेट सर्वर आउटपुट ऑन लिखना पड़ता है ताकि आउटपुट जो है वो ऑन हो जाए, और उसके बाद उसको आगे से मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करते हो उसमें कि DBMS अंडरस्कोर आउटपुट और पुट अंडरस्कोर लाइन फंक्शन में जो भी लिखा होता है वो आपका मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। इज इट क्लियर बेटा? कोमल, ओके। अब इसमें कंडीशन कंट्रोल PLSQL में, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो नेचुरली कंडीशन कंट्रोल भी आएगा इसमें। सो इसमें इफ का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। सो सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स इज इफ कंडीशन देन एक्शन। अब इसमें देखो इफ और देन दे आर कीवर्ड्स। कंडीशन वैसे ही आएगी जैसे कि आपकी C++ में होती है, जैसे a लेस देन 10, ठीक है, या a इक्वल टू 10, तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है। अब इसमें देखो नीचे ध्यान से, एल्सिफ में, एल्सिफ के स्पेलिंग बहुत ध्यान रखने हैं यहाँ पे। एल्सिफ में ई नहीं डला हुआ, ELSIF इकट्ठा लिखा हुआ है, आगे उसके कंडीशन सेकंड आ गई, देन वैसे का वैसे रहा, एक्शन ये रहा। और एल्स मीन्स अगर ये सारी कंडीशन मैच नहीं करती है तो एल्स में लास्ट एक्शन ऐसे होगा, और इसमें एंड इफ के बाद सेमीकोलन होना जरूरी है।
तो ये आपका सिंटेक्स है इफ एल्स का। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा सिर्फ सिंटेक्स चेंज हुआ, जो प्रोग्रामिंग है वो वैसे ही होगी जैसे आपकी नॉर्मली आपने सी प्लस में भी पढ़ी है, सी में भी पढ़ी है, जो और लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं उसमें भी है, सिर्फ सिंटेक्स इसमें PL/SQL का अलग हो गया। एंड इफ की नीड, अमरजीत बेटा सिंटेक्स होता है कि जैसे आपने अगर सी प्लस में पढ़ा तो वहाँ पे करली ब्रैकेट्स आते थे, स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए करली ब्रैकेट्स को एंड करते थे। अब यहाँ पे वो नहीं है तो इसकी जगह एंड इफ मीन्स कि इफ की जो भी आपने चीज़ें इसमें लिखी हैं वो सारी की सारी एंड होगी, मीन्स यहाँ पे इफ का पार्ट अब कंप्लीट हो गया। इफ में अगर तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई होगी जो कि इफ के बाद लिखी है तो कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक्शन होने के बाद सीधा एंड इफ पे चला जाएगा। इसका मतलब इफ खत्म हो गया, इसने जो अपना काम एग्जीक्यूट करना था वो कर दिया। अगर एल्स इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई तो वो एग्जीक्यूट एक्शन हुआ और उसके बाद वो सीधा एंड इफ हो जाएगा। अगर ये दोनों नहीं हुए तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद एंड इफ हो जाएगा। इसका मतलब ये एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट बताता है एंड इफ। क्लियर है अमरजीत? अब सिमिलरली इसमें लूपिंग स्टेटमेंट्स भी हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप, उसके सिंटैक्स थोड़े डिफरेंट है। अब वहां यहाँ पे देखो व्हाइल कंडीशन वैसी है जैसे कि आपने सी प्लस सी में पढ़ी है, बट वहां पे क्या होता था उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट होते थे और एंड हम करली ब्रैकेट्स को एंड करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लूप वर्ड से उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बीच में एक्शन में हम उसमें जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखेंगे और उसके बाद एंड लूप लिखेंगे, ये बताने के लिए कि लूप यहाँ पे एंड हो गई। कंडीशन जब तक सेटिस्फाइंग होगी तब तक वो लूप चलती जाएगी, और जब कंडीशन जो है वो सारी की सारी सेटिस्फाई होगी, मींस लेट्स से वो 10 बारी एग्जीक्यूट हो रही थी, 10 बारी लूप चल गई, तो उसके बाद वो एंड लूप पे आके उसे क्लोज कर देगा। और ये भी एंट्री कंट्रोल्ड लूप आ गया अब इस केस में व्हाइल का, सिर्फ सिंटैक्स डिफरेंट हुआ। थर्ड आ गया फॉर लूप। फॉर लूप के केस में फॉर वेरिएबल इन स्टार्ट डॉट डॉट एंड। अब यहाँ देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर इज अ कीवर्ड, इन इज अ कीवर्ड। वेरिएबल आ गए जैसे ए वेरिएबल आप डिफाइन करते हो, फॉर ए इन, स्टार्ट और एंड आ गए, लेट्स से 1 to 10 करना है आपने तो 1 डॉट डॉट 10। इसका मतलब 1 डॉट डॉट 10 मीन्स कि आपने ये इंश्योर किया कि 1 से लेके 10 तक लूप चले, फॉर ए इन 1 डॉट डॉट 10। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके बलजीत आवाज नहीं आ रही है? ओके विल वेट फॉर 1 or 2 minutes, I'll see to it. Let me check it out with the net connection again. Now is it clear? Just check it out Baljeet. Am I audible now? Okay, I'll repeat now. बेटा इसमें जो वाइल कर रहे हैं इसमें सिर्फ देखो वाइल तो वैसे ही है जैसे आपका सी प्लस का, सिर्फ सिंटेक्स चेंज होने हैं। तो वाइल कंडीशन जो जैसे आप वहां लिखते थे वो वैसे ही यहाँ लिखनी है, सिर्फ फर्क क्या है वहां पे हम कर्ली ब्रैकेट से करते थे और कर्ली ब्रैकेट से ही एंड करते थे और लास्ट में सेमीकोलन लिखते थे। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, लूप एक कीवर्ड है, उसके अंदर एक्शन मीन्स जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपने रिपीट करनी है या जब तक कंडीशन सेटिस्फाइंग है एग्जीक्यूट करनी है, और एंड लूप रिप्रेजेंट के लूप एंडिंग हो गई है। तो ये वाइल का सिंटेक्स आ रहा है। सिमिलरली मैंने फॉर का सिंटेक्स भी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। आपने वहाँ पे देखा होगा कि फॉर और ब्रैकेट में आता है, वहाँ पे इनिशियलाइजेशन आती है, कंडीशन आता है और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है सी प्लस में। यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, फॉर वेरिएबल इन स्टार्ट डॉट डॉट एंड। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सिंटेक्स इसका ऐसा चलेगा, फॉर वेरिएबल जैसे ए, इन अगेन इज अ कीवर्ड, स्टार्ट डॉट डॉट एंड मींस जैसे 1 से लेके 10 तक चलानी है तो 1 डॉट डॉट 10। इसमें इंपॉर्टेंट है 2 ही डॉट आने चाहिए, एक भी नहीं आना चाहिए, 3 भी नहीं होने चाहिए। इसलिए ये सिंटेक्स कहता है कि जहां से स्टार्ट करना जहां तक एंड करना है उसको यहाँ बताना पड़ेगा 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके लेट से 5 तक। सो 1 डॉट डॉट 5, 1 डॉट डॉट 10। ये डिफरेंट फॉर जो लूप है उसके लिए। उसके बाद लूप स्टार्ट करो, एक्शन में वो सारी स्टेटमेंट्स लिखो जो आपने एग्जीक्यूट करनी है नंबर ऑफ टाइम्स,
और उसके बाद उसको एंड लूप करना जरूरी है। ये भी उसका सिंटेक्स आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? सिंटेक्स क्लियर है बेटा? अभी तो सिंटेक्स ही है इनफैक्ट, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो वो आगे आपके प्रोग्राम्स में आएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ओके, नाउ कर्सर्स। Cursor is an area in memory. The data that is stored in the memory is called active data set. अब कर्सर ना एज सच आप ऐसे कह सकते हो कि एक मेमोरी में ना एरिया डिफाइन कर दिया जाता है जिसको कर्सर का नाम दे देते हैं। चंदन लूप वहीं लगा सकते हैं जैसे आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा कि आपने कोई भी प्रोग्राम जो लूपिंग का किया है उसमें जितनी बारी हाँ लूप लग सकती है, वैसे ही यहाँ पे भी सिमिलर प्रोग्रामिंग में वहीं वहीं पे वैसे वैसे ही लूप लगाई जाए। लूप का मतलब होता है कि जहाँ पे आपने कुछ एक स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो वो वही कंसेप्ट है जो आपका सी प्लस प्लस में है, इसमें कोई अलग से नहीं है। सो लूप का पर्पस ही यही होता है कि कुछ एक स्टेटमेंट्स को एक से ज्यादा बारी एग्जीक्यूट करने के लिए लूप लगाते हैं। क्लियर है बेटा चंदन? हाँ जी चंदन क्लियर है? हाँ जी चंदन। Then I'll move further. Cursor is an area in memory and data that is stored in memory is called active data set. और एक ऐसे का एरिया डिफाइन कर दिया जाता है जिसमें कि आप आगे से कुछ एक चीजें जो है वो यूज कर सकते हो। आवाज नहीं आ रही है। एनीवन एल्स फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद योर वॉइस? क्योंकि मेरे को लगता है अब तो ठीक है, स्टेबिलिटी आ गई है। Still, if someone is facing problem, similar problem, तो आप बताओ, फिर we'll wait again and I'll check it out with the internet connection. अब आ रही है कोमल आवाज? नो, इफ इट इज क्लियर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ चंदन, डोंट वरी। ओके चंदन, आई रिपीट योर लूपिंग पार्ट अगेन। लूप का मतलब होता है कि आप कुछ एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एक से ज्यादा बारी एग्जीक्यूट करना चाहते हो। जैसे आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा वैसा ही यहाँ पे रहेगा। सो एक से ज्यादा बारी जब भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसी तरह से ही एग्जीक्यूट करोगे जैसे कि आप पहले करते थे। सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर इज योर अगेन लूपिंग। ओके क्लियर नाउ? जा रही है आवाज? ओके, I'll be a bit slow Bhavya. Let's see if there is some kind of issue at my end also and your end. मेरे end पे वैसे मैंने चेक कर लिया बेटा, मेरी स्पीड जो है नेट की ठीक है। ये भी आपके end पे ना कुछ इश्यूज हो। Bhavya, just check it now at your end if it is clear. मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कर्सर तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी।
बाकियों को बेटा आवाज आ रही है जो सुन रहे हैं मेरे को, ऐसे करो मैसेजेस लिखो चैट में, इफ आई एम ऑडिबल just check your again net connections, just check, give me your response so that at least we should know that आवाज आ रही है आपको. Okay. Few of you must write again, जो रह गए हैं वो भी बताएं बेटा आवाज आ रही है. Okay, fine. डोंट वरी, अगर लगेगा आवाज नहीं आती है तो आप मेरे को बीच बीच में रोक सकते हैं. आई विल बी बीट स्लो एंड विल सी टू इट दैट एवरीवन इज एबल टू लिसन टू इट. अब कर्सर जो डिफाइन करते हैं, ये एक टेम्पररी मेमोरी एरिया होता है. टेम्पररी मेमोरी एरिया ऐसे का डिफाइन करते हैं जिसमें कि आपका एक्टिव डाटा सेट की तरह ही यूज होता है. ओके जसकरण, मे बी आपके एंड पे ना कुछ इशू हो क्योंकि बाकियों को मेरे को लगता है आवाज आ रही है. फिर लॉट मनी ऑफ देम आर एबल टू लिसन क्लियरली. मेरे एंड पे मैंने जो स्पीड चेक की है बेटा नेट की वो भी ठीक है, और मे बी आपके एंड पे कोई इश्यूज ना हो. तो आई एम टेकिंग योर क्लास ऑन लैपटॉप, तो मैं उसमें चेक भी कर पा रहा हूँ कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ठीक है. ओके कट के आ रही है आवाज. ओके चलो हम ऐसे करते हैं, स्लो स्लो चलते हैं. और जो भी बच्चा को लगता है कि लार्ज नंबर ऑफ देम इफ दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन द नेट, तो अगर ज़्यादा नंबर होगा तो मैं उसमें रिपीट कर दूंगा, वो वाली स्लाइड पूरी की पूरी दोबारा रिपीट कर दूंगा. हम थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो चलते रहते हैं बट स्टिल वी हैव लॉट ऑफ टाइम. और मेरे एंड पे यहाँ पे मेरे को लगता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ नेट ठीक है. सो लेट अस सी टू इट. कर्सर जो है ना एक टेम्पररी मेमोरी एरिया होता है, और वो टेम्पररी मेमोरी एरिया ऐसा है जिसमें कि जो भी टेबल से आप डाटा एक्सट्रैक्ट करते हो एक्टिव डाटा सेट कहलाता है. मींस वो वाला सेट जिसके ऊपर क्वेरी चलने वाली है, जिसके ऊपर एक्चुअल में प्रोग्रामिंग पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला है, उसको हम कर्सर में लेके आ सकते हैं. जैसे आपने कोई ऐसे का क्वेरी डाली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000. इसमें सपोज 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो वो जो 10 रिकॉर्ड हैं वो एक कर्सर में हम टेम्पररी मेमोरी एरिया में स्टोर कर सकते हैं और उसको हम एक्टिव डाटा सेट क्या कहेंगे. इसका मतलब वो ये होता है कि वो जो 10 रिकॉर्ड इसके कॉरस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय टेबल से एक्सट्रैक्ट हुए वो एक्टिव डाटा सेट कहलाएंगे, और उसके ऊपर क्या पता PL/SQL में कोई प्रोग्रामिंग की गई हो. सो इसी तरह जो कर्सर है वो हमेशा वो टेम्पररी मेमोरी एरिया कहलाता है जिसमें कि वो सारे रिकॉर्ड जो एक क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट देंगे, मीन्स आपके उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड आएंगे, वो सारे कर्सर में आप टेम्पररी मेमोरी एरिया में स्टोर कर सकते हो फॉर द टाइमिंग. और वो उतनी देर तक स्टोर रहेंगे जब तक कर्सर ओपन रहेगा. जैसे ही कर्सर को आप क्लोज करोगे वो सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा और वो टेम्पररी मेमोरी एरिया फ्री हो जाएगा और वो एक्टिव डाटा सेट भी खत्म हो जाएगा. तो इसको हम कर्सर कहते हैं. इनिशियली कर्सर पॉइंट्स टू द फर्स्ट रो इन द मेमोरी, और हमेशा कर्सर जो है वो पहली रो को ही पॉइंट करेगा. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000, इसमें 10 रिकॉर्ड थे. तो जब कर्सर को ओपन करेंगे तो हमेशा कर्सर जो है वो 10 उसमें से जो पहला रिकॉर्ड होगा उसी को हमेशा पॉइंट कर रहा होगा. ठीक है, इसका मतलब ये है. अब उसमें हमारे पास दो तरह के कर्सर होते हैं, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट. तो दोनों हम पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, तो विल मूव ऑन टू द कर्सर जो है वो उसकी डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर होंगे उसको, और डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास जो कोड ब्लॉक में सबसे पहले हमें उसे ओपन करना पड़ता है. ओपन विद कर्सर नेम टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रोज. उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा उसे. फैच कर्सर नेम इनटू वेरिएबल्स, जो भी कर्सर का नाम रखा था वो आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी रिकॉर्ड आपने रिट्रीव किए हैं उन सबको वेरिएबल नेम्स में फैच करना. तो फैच का मतलब होता है कि एक तो कर्सर को ओपन किया, इसका मतलब हमने जो भी आपने
कर्सर का नाम रखा, उसे ओपन किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके कर्सर नेम में ही वो सारे वेरिएबल नेम्स आपने फेच किए जो कि टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि टेबल एम्प्लॉई में आपने एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम और सैलरी, ये तीन फील्ड है, तीनों को एक्सट्रैक्ट करना तो आप वेरिएबल में फेच कर सकते हो। तो इसलिए फेच स्टेटमेंट जो है वो एक लूप में लिखी जाएगी ताकि एक एक रिकॉर्ड को एट ए टाइम फेच किया जा सके। इकट्ठा तो कोई भी नहीं फेच कर सकता, एक रिकॉर्ड को फेच करेंगे, एक कर्सर में आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको जो भी आपने एक्शन करना है, मीन्स कोई भी आपने पीएलएस पे प्रोग्रामिंग करनी है उसको करोगे। उसके बाद जब वो हो जाएगा तो सेकंड रिकॉर्ड फेच करेंगे, जैसे आपने अभी किया। मैंने एग्जांपल ली कि 10 रिकॉर्ड थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल मींस एम्प्लॉई विद सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो 10 में से जो पहला रिकॉर्ड है पहले उसे फेच करेंगे, उसको डिस्प्ले करवाएंगे, फिर उसके बाद लूप पे सेकंड रिकॉर्ड पे चले जाएंगे, कर्सर सेकंड रिकॉर्ड को फेच करेगा और फिर उसको डिस्प्ले करेगा और लास्ट में कर्सर को हम क्लोज कर देंगे। दिस इज हाउ कर्सर वर्क्स। नो एनी क्वेश्चन ओवर हियर? इसके तीन सिंटैक्स हैं, ओपन करना कर्सर को, फेच करना कर्सर में वेरिएबल्स में रिकॉर्ड को, और तीसरा क्लोज करना कर्सर को। हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ऐसे करते हैं, विल चेक कर, आई थ्रो यू अ पोल एंड देन विल सी टू इट। अगर बेटा आवाज आ रही है तो अब मैसेज करो इसको, फिर अब पोल में सेंड करूँ। Okay, Chandan, if he is receiving, it's fine. I'll move on to the next poll. तो मैं एक नेक्स्ट पोल सेंड कर रहा हूँ। You have 1 minute to attempt it. You have 20 seconds left. Okay, time is over. So I've just explained the types of cursors. Implicit और explicit दो तरह के नाम होते हैं. And still someone has written it wrong. So both are the cursors. हम आगे पढ़ेंगे इसको कैसे करना है. Now अब देखो एक एक ना प्रोग्राम देखो, अब इसमें आपको क्लैरिटी शुरू होगी थोड़ी थोड़ी। डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज, ये हमारा क्वेरी है। डिस्प्ले नेम और सैलरी, दो फील्ड हमें डिस्प्ले करने हैं और किन के करने हैं, जिनकी हाईएस्ट सैलरी है, 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज। इसका मतलब अगर सैलरी किसी की जो एक तो लेट से मैनेजर था उसकी थी, उसके आगे उसका लेट से उससे नेक्स्ट पर्सन किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा थी, और तीसरा कौन था, लार्जेस्ट 3 सैलरीज। अब उसके लिए देखो कोड ब्लॉक, पहले तो डिक्लेरेशन सेक्शन में देखो कर्सर हमने डिक्लेयर किया, कर्सर सी इज। अब देखो डिक्लेयर कैसे करना है वो देखो। Okay, Bajit, just see your program on your slide.
इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर कर्सर। इससे थोड़ा सा कर्सर जो है वो क्लियर होता है कि एक्चुअल में कर्सर हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है, इसमें मैंने अभी बताया है कि यहाँ पे चंदन बेटा वीडियो बंद रखो। ओके, कर्सर सी इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सेल डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के लिए हमने पढ़ा था ना DESC। डिसेंडिंग से क्या होगा कि फर्स्ट 3 रोज में हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। डिसेंडिंग मींस हाईएस्ट सैलरी पहले, नेक्स्ट हाईएस्ट सैलरी उसके नीचे और नेक्स्ट हाईएस्ट सैलरी उसके नीचे। दैट मींस कि 3 हाईएस्ट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, जैसे कि 10, 9 और 8। ठीक है, तो कर्सर हमने पहले डिक्लेयर किया। कर्सर इज द कीवर्ड, सी इज द नेम ऑफ द कर्सर, इज अ कीवर्ड। आगे उसके सिलेक्ट क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाय सेल इज द नेम ऑफ द फील्ड सैलरी, DESC इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एक हमने डिक्लेरेशन सेक्शन में पहले कर्सर को डिक्लेयर किया। सेकंड हमने क्या किया, एक ए वेरिएबल डिफाइन किया, एम्प्लॉय परसेंट रो टाइप लिखा। अब इसमें देखो एम्प्लॉय टेबल में जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब जो एम्प्लॉय में डाटा टाइप है उसके रो के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी डाटा टाइप आ जाएगी ए। इसका मतलब ये जो हम परसेंट रो टाइप लिखते हैं ना, आगे आएंगे रो टाइप का मतलब क्या है अगली स्लाइड में। एक्चुअली रो टाइप का मतलब होता है कि आपने जो भी एम्प्लॉय रिकॉर्ड में जितने भी फील्ड हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। A variable can fetch all these fields of a particular record from a table. अब एम्प्लॉय टेबल में लेट से 6 फील्ड थे, तो 6 फील्ड के करस्पॉन्डिंग एक ही A नाम का एक वेरिएबल PLSQL ब्लॉक में हमने डिफाइन किया। अब देखो बिगिन सेक्शन में क्या किया, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और देखो फंक्शन था इसलिए आपके जो ब्रैकेट्स में क्या लिखा सिंगल कोट्स में, द 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज आर, सिंगल कोट्स में डाला हुआ है। अब ये जो चीज है ये अगर आपने सेट सर्वर आउटपुट ऑन की हुई है तो सबसे पहले लाइन यही लिखी आएगी आउटपुट में, सेमीकोलन डाला लास्ट पे, ओपन किया सी क्या है कर्सर का नाम है, ऊपर देखो आपने डिक्लेयर किया हुआ है, ओपन किया कर्सर, लूप पे डाला, लूप क्या किया फेच सी इनटू ए। इसका मतलब ये है कि वो आपने ये भी पढ़ा था कि कर्सर का हमेशा पहले रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, तो पहला रिकॉर्ड इसमें कौन सा है, हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयड का है, इसलिए आपने पहले रिकॉर्ड को पॉइंट किया हुआ है। और आपने कर्सर को ओपन करने के बाद फेच सी इनटू ए मींस पहला रिकॉर्ड फेच कर दिया ए में, ए में मींस जो कि आपने वेरिएबल डिफाइन किया है। आगे देखो dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन ब्रैकेट में नेम कोलन और ऑपरेटर लग रहे हैं यहाँ पे, देखो ये आपने लिखा हुआ है और मींस ये जो पाइपलाइंस होती हैं इसका पर्पस ये होता है कंकैटिनेशन ऑपरेटर, सॉरी कंकैटिनेशन मींस नेम लिखा और उसके बाद ए डॉट ई अंडरस्कोर नेम, ई अंडरस्कोर नेम था जो कि आपने टेबल में फील्ड का नाम था। ए क्या है आपने ऑलरेडी डिफाइन किया था, एम्प्लॉय टेबल के हर एक रिकॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग रो टाइप वेरिएबल है, इसलिए ए में पूरा एक फर्स्ट रिकॉर्ड फैच हो गया है, उसमें से ई अंडरस्कोर नेम को डिस्प्ले करवाया, ए डॉट सेल को डिस्प्ले कराया, क्योंकि आपने इसमें ऊपर जब क्वेश्चन लिखा हुआ इसमें देखा है कि सिर्फ 2 फील्ड रिक्वायर्ड है, एक तो नेम और एक सैलरी। तो ए डॉट ई अंडरस्कोर नेम टेबल में से एक्सट्रैक्ट करेगा पहले रिकॉर्ड में से, और ए डॉट सैलरी जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा पहले रिकॉर्ड में से, और उनको दोनों को डिस्प्ले करवा देगा, क्योंकि dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन फंक्शन लगा हुआ है इसमें। एग्जिट व्हेन सी परसेंट रो काउंट इक्वल टू 3, इसका मतलब पहले 3 रिकॉर्ड के लिए चलेगा और उसके बाद एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट करने का मतलब है एंड लूप करके उसके बाद कर्सर को क्लोज किया और पूरे PLSQL ब्लॉक को भी एंड कर दिया। देखो बेटा इस प्रोग्राम को देखो एंड जस्ट टेल मी इफ इट इज क्लियर। कर्सर को चलाने का एक एग्जांपल प्रोग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बेटा, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर दिस
PowerPoint slide. Although मैं इसको आपको शेयर करने वाला हूँ immediately after your lecture, I'll share it with you also. फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपका ये एक सिंपली एक प्रोग्राम होगा जो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉय टेबल पीछे होना चाहिए, तब ये वाला जो है कर्सर चलेगा. अगर एम्प्लॉय टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये नहीं चलेगा. और उसका नाम यहाँ पे एम्प्लॉय रखा हुआ है. अगर आपने एम्प्लॉय अंडरस्कोर आपने जो भी नाम रखे थे, जैसे अमरजीत का 39 है ना लास्ट, तो अब एम्प्लॉय अंडरस्कोर 39 होगा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर 39% रो टाइप. एम्प्लॉय नहीं लिखना पड़ेगा. एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ द टेबल. ये जनरल है, इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय यहाँ पे टेबल का नाम आ रहा है. अगर आपने टेबल का नाम कुछ और रखा हुआ है तो आपको वो लिखना पड़ेगा इस केस में. और यहाँ पे ई अंडरस्कोर नेम फील्ड का नाम है. अगर आपने वहाँ पे एम्प अंडरस्कोर नेम रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे ए डॉट एम्प अंडरस्कोर नेम लिखना पड़ेगा. अगर आपने वहाँ पे फील्ड का नाम सैलरी रखा हुआ है पूरा, तो ए डॉट सैलरी लिखना पड़ेगा. ये ध्यान रखना बेटा. क्लियर है बेटा यहाँ तक? Similarly, cursor C is select star from employee underscore 39. अमरजीत का सपोज टेबल का नेम employee underscore 39 था, तो ये लिखेगा employee underscore 39. ऑर्डर बाय सैल की जगह सैलरी, अगर सपोज सैलरी रखा हुआ है नाम, तो जो भी फील्ड का नाम आपने रखा हुआ है, आपने अपने टेबल के अकॉर्डिंगली ये क्वेरी लिखनी है. वो तो चेंजेस आपको अपने अकॉर्डिंगली करने पड़ेंगे. क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? Write down clear messages in your chat, and if you have any question, write down on your chat. हाँ जी. Okay, then I'll move further. अब यहाँ पे कर्सर के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं. वो एट्रीब्यूट्स जो कि अभी हमने यूज भी किए हैं, उसमें से कुछ एक चीजें अब आपको बताऊंगा. जैसे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कर्सर में 4 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं. 1% इज ओपन, 1% रो काउंट, 1% फाउंड और 1% नॉट फाउंड. परसेंट इज ओपन इज इट रिटर्न्स टू इफ कर्सर इज ओपन एंड फॉल्स अदरवाइज. आपने अभी पिछले वाले जो वो था हमारा कर्सर, वहां पे देखा होगा ओपन सी लिखा था हमने बिगिन के बाद. देखो, इसका मतलब हमने कर्सर को ओपन किया है. अगर हम ओपन सी नहीं लिखते तो इसका मतलब हमने कर्सर को ओपन नहीं किया है. चंदन बेटा, जिस तरह के टेबल के ऊपर आपने कर्सर लगाना है ना, तो उस तरह का टेबल का नाम होगा. आप लिख रहे हो कि जैसे एम्प्लॉय की जगह पे स्टूडेंट दे सकते हैं, तो फिर आपका कर्सर जो है वो स्टूडेंट टेबल के ऊपर लगेगा. फिर आपकी ये वाली क्वेरी नहीं चलेगी, उसका जो ऊपर वाला ये वाला नहीं चलेगा. ये लिख सकते हो, बट आपका वो क्वेरी डिफरेंट होगी. कर्सर उसके लिए यूज हो रहा है जिस टेबल के है, क्योंकि ये एम्प्लॉय टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग हाईएस्ट 3 पेड एम्प्लॉइज लिख रहा है, इसलिए ये एम्प्लॉय टेबल को यूज कर रहा है. अगर आप स्टूडेंट टेबल के ऊपर कोई क्वेरी लिखोगे तो उस केस में आपको स्टूडेंट का ही कर्सर लिखना पड़ेगा. वो तो आपको देखना ही पड़ेगा. सीधा स्टूडेंट नहीं दे सकते उसमें एम्प्लॉय की जगह पे. तो उसमें कैसे चलेगा ये वाला कर्सर? जिस टेबल का क्वेरी होगी, जिस टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग कर्सर को जरूरत पड़ेगी, उसी टेबल का नाम आएगा. ठीक है? क्लियर है चंदन? ओके. अब परसेंटेज इज ओपन वो ये चेक करता है कि अब ये जो है ना परसेंटेज ओपन, ये हमने ज्यादातर यूज करना है जहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे. आगे देखना अगला प्रोग्राम आएगा उसमें. एक्सेप्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं. कई बार क्या करते हैं, हम ओपन करना भूल जाते हैं कर्सर को और सीधा कर्सर को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं. तो जब हमने कर्सर को ओपन ही नहीं किया तो कर्सर एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो वो क्या होता है, वो इस तरह की एरर आ सकती है. और वो एरर जो है ना, वो आपको समझ नहीं लगेगी कि यार मैंने तो सब कुछ लिखा है पर ये प्रोग्राम रिजल्ट ही नहीं दे रहा. तो उसमें परसेंटेज ओपन को हमने चेक करना है. अगर तो वो ओपन होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो क्लोज होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. सिमिलरली परसेंट रो काउंट हमने पीछे चेक किया था ये वाले प्रोग्राम में. परसेंट रो काउंट इक्वल टू 3. देखो ये लिखा आपने, व्हेन एग्जिट व्हेन सी परसेंट रो काउंट इक्वल टू 3. सी इज योर कर्सर. कर्सर का रो काउंट 3 हो जाएगा. इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा 3 रोज तक ये चलेगा. उसके बाद कर्सर से एग्जिट कर जाएगा.
So row count returns the number of records when records processed from the cursor. तो पिछले केस में हमने 3 रिकॉर्ड प्रोसेस किए थे क्योंकि हमने सिर्फ हाईएस्ट 3 पेड एम्प्लॉइज का ही रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले में लेके आना था, इसलिए वो परसेंट रो काउंट आ गया. परसेंट फाउंड रिटर्न्स ट्रू इफ रिकॉर्ड वाज फेच्ड सक्सेसफुली, फॉल्स अदरवाइज. अगर आपका रिकॉर्ड फेच हो गया सक्सेसफुली तो वो परसेंट फाउंड ट्रू कर देगा, और अगर रिकॉर्ड फेच नहीं हुआ है तो वो फॉल्स देगा. सिमिलरली परसेंट नॉट फाउंड इसका उल्टा हो जाएगा, रिटर्न्स ट्रू इफ रिकॉर्ड वाज नॉट फेच्ड सक्सेसफुली एंड फॉल्स अदरवाइज, कि अगर वो जो है नहीं मिला उसे तो वो फॉल्स दे देगा. इज इट क्लियर बेटा? एट्रीब्यूट्स क्लियर है? इसको यूज कैसे करना अभी आगे आएगा, ये देखो. इस प्रोग्राम को पहले सारा खुद पढ़ो. पहले तो आप इसको ऐसे करो, क्वेश्चन पढ़ो. यूजिंग इम्प्लिसिट कर्सर एट्रीब्यूट्स टू डिस्प्ले द गिवन एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ है आपको, जिसको एम्प्लॉय फाउंड आए और एम्प्लॉय नॉट फाउंड आए अगर मैसेज में, अगर तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है. नेट सैलरी करो, डिस्प्ले द नेट सैलरी फॉर गिवन एम्प्लॉय नंबर, और उसके बाद अगर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड आए, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एम्प्लॉय फाउंड आए मैसेज. अब ये देखो, इसमें कई बार क्या होता है कि आपने एम्प्लॉय नंबर दिए, लेट्स से 100, 101, 102, 103 एंड सो ऑन टिल 110, बट आप जब नेट सैलरी किसी एम्प्लॉय की एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो आपने एम्प्लॉय नंबर क्या दे दिया, 111, जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो एम्प्लॉय नॉट फाउंड का मैसेज दे. और अगर 100 से लेके 110 के बीच में है तो वो दे एम्प्लॉय फाउंड का मैसेज. नाउ इसमें देखो, इस कोड ब्लॉक में एक एस वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि एम्प्लॉय टेबल का डॉट सेल परसेंट टाइप, जो कि एम्प्लॉय टेबल में सेल फील्ड है, जो उसकी डाटा टाइप और साइज है वही एस की डाटा टाइप और साइज आ गई. क्या आ गया? अब परसेंट टाइप का रोल देखो कैसे आ गया, हमने पढ़ा पहले था. अब ये देखो कि परसेंट टाइप को हमने इंप्लीमेंट कैसे करना है. तो देखो, एस एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि एम्प्लॉय टेबल के ऊपर डिफाइन किया है, और एम्प्लॉय टेबल के सैलरी फील्ड का जिसका नाम सैल है, जो उसकी डाटा टाइप और साइज है वही सेम टू सेम डाटा टाइप और साइज एस फील्ड की होगी. नेक्स्ट देखो सी, ये क्या है? एम्प्लॉय टेबल के कमीशन वाले फील्ड की जो डाटा टाइप और साइज है वही सेम टू सेम सी की हो गई. थर्ड देखो, ए आ गया. ए अगेन एम्प्लॉय टेबल, उसका एम्प नंबर की जो डाटा टाइप और साइज है वो ए की होगी. और एक टी वेरिएबल भी हमने डिफाइन किया नंबर डाटा टाइप, जो कि PL/SQL का ही है, उसका कोई भी लेना देना नहीं है टेबल से. क्लियर है बेटा? यहां तक पहले डिक्लेरेशन सेक्शन क्लियर है? अगर वो क्लियर है तो आगे देखो PL/SQL ब्लॉक देखो. सिलेक्ट सेल कॉमा COMM कमीशन इनटू S कॉमा C, क्योंकि हमने S और C इसको डिफाइन किए हैं. फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, वेयर amp_no इज इक्वल टू %a. %a का मतलब ये है कि जो यूजर रन टाइम के ऊपर प्रोवाइड करेगा ना एम्प्लॉय नंबर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्वेरी चलेगी. एक तो ये हो सकता है कि यहीं पे हम एम्प्लॉय नंबर दे दें, वो तो स्टैटिक प्रोग्राम हो जाएगा. एक ये है कि ड्यूरिंग रन टाइम जो भी एम्प्लॉय नंबर आप दोगे वो ए में उसको डिफाइन करके, उसको एज सच ए में लेके उसको एम्प्लॉय नंबर के साथ मैच करवाएगा टेबल में. अगर उसको इफ एसक्यूएल परसेंट फाउंड, इसका मतलब अगर उसको एम्प्लॉय मिल जाता है तो एक तो मैसेज आएगा dbm_output डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन एम्प्लॉय फाउंड, और साथ में वो क्या करेगा, T:=S+C, दैट मींस जो भी एम्प्लॉय की सैलरी और कमीशन है उनको ऐड कर देगा और उसकी वैल्यू टी को असाइन कर देगा. असाइनमेंट ऑपरेटर है ना :, उसमें सिंपली आपने सैलरी और कमीशन उस एम्प्लॉय की ऐड कर दी जिसका आपने एम्प्लॉय नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग सैलरी और कमीशन को एस और सी में डाला था. और साथ में dbms_output डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू
टी से डिस्प्ले करवा दिया। कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, पाइपलाइंस 2 आई और उसके बाद टी का मतलब है जो कि आपका टी में सैलरी प्लस कमीशन आ चुका है। एल्स क्या करे, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट और एंड इफ कर दे और एंड। अब देखो इसमें इफ का भी आ गया, इफ को कैसे लगाया है, इसमें ये भी आ गया कि इम्प्लिसिट कर्सर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, परसेंट फाउंड को यूज किया गया है। इसमें वो भी आ गया कि कर्सर को के अंदर, सॉरी कर्सर कह रहा हूँ, जो सिंपली आपने परसेंट टाइप जो यूज करते हो उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है। ये एक सिंपल PLSQL प्रोग्राम है विद योर इफ कंडीशनल ब्लॉक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यहां तक क्लियर है बेटा? राइट डाउन ऑन योर चैट। Okay, then I'm sending you a third poll. Just attempt your poll. You have 1 minute to attempt it. Half time is already over. Okay, time is almost over. I'm stopping the poll. I'm sharing the result. Okay, we have just studied implicit and explicit cursors have the following attributes. एक percentage open है, percent row count भी है, percent found भी है, percent not found भी है. So all of the above is the answer. Still one of the student has written it wrong and few have not attempted it. Okay, cursor for loop for memory variable बेटा परसेंट रो काउंट के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज के लिए इक्वल टू 3 होना चाहिए। कर्सर के उसने सी किया है सी परसेंट रो काउंट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि उसका रो काउंट जब 3 हो जाएगा तब तक कर्सर चलेगा। तो आउटपुट जो है वो 3 रोज आएंगी, 3 रोज के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 रिकॉर्ड ही कर्सर जो है एक्सट्रैक्ट करेगा और 3 रिकॉर्ड के ही नेम और सैलरी डिस्प्ले कर लेके आएगा। तो जब आपका पिछला वाला जो परसेंट रो काउंट यूज किया है उसमें उसने क्लियर कट बताया है परसेंट रो काउंट इक्वल टू 3 मीन्स सी परसेंट रो काउंट इक्वल टू 3 मीन्स कर्सर ने सारे के सारे रिकॉर्ड वो फेच किए हैं जो कि एक डिसेंडिंग। Just check if I'm audible and you are able to see your screen again. Just write down on your chat if you are able to see your screen again and I'm audible. Okay, it's fine.
So we were on a question by Amarjeet. I'll again explain it. But a percent row count is where you are counting the number of rows for which you have defined a cursor. तो परसेंट रो काउंट इक्वल टू 3 हमने चेक किया था वहां पे, सी परसेंट रो काउंट इक्वल टू 3. मैं दोबारा लेके जा रहा हूँ वहां पे उस स्लाइड पे. ओके, एग्जिट व्हेन सी परसेंट रो काउंट इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है कि आपने लूप की एक कंडीशन लगा दी है. लूप तो कर दिया, तो लूप में ये चेक किया कि जैसे ही 3 रिकॉर्ड हो जाएंगे उसका रो काउंट 3 के इक्वल आ जाएगा. थर्ड रो तक बस हमने सी में वैल्यूज जो है स्टैक करनी है, उसके बाद उससे बाहर आना, क्योंकि 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज था ना क्वेश्चन, देखो उसमें, इसलिए यहाँ पे ऐसे चलेगा. इज इट क्लियर अमरजीत? ओके, नाउ कर्सर फॉर लूप फॉर मेमोरी वेरिएबल इन कर्सर नेम. फॉर लूप हमने देखा ही है, और वहां पे हमने फॉर वेरिएबल इन आगे स्टार्ट से लेके डॉट डॉट एंड था. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर मेमोरी वेरिएबल, इसका मतलब मेमोरी वेरिएबल वो वाला जो डिफाइन करोगे. इन अगेन कीवर्ड, और कर्सर नेम मींस जो भी कर्सर का नाम दोगे. अ कर्सर फॉर लूप ऑटोमेटिकली डज द फॉलोइंग. क्या क्या करती है कर्सर में, अगर फॉर लूप में डिफाइन कर दोगे तो क्या क्या करेगी वो. पहला, a cursor for loop automatically does the following: implicitly declares its loop index as a percent row type record. अगर आप इसको नहीं भी डिफाइन कर सकते रो टाइप, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप फॉर वेरिएबल में कर्सर को डिफाइन करोगे तो वो उसका डिफॉल्ट रो टाइप से ही कर्सर जो है वो डिफाइन होगा. इसका मतलब हर एक रिकॉर्ड के लिए एक एक. वेट, ओके. सेकेंड इज ओपन ए कर्सर. जो इम्प्लिसिट कर्सर या फॉर वेरिएबल में होगा वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही कर्सर को ओपन भी कर देगा. फैच ए रो फ्रॉम कर्सर फॉर ईच लूप आइटरेशन. हर बारी लूप में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड वो कर्सर में फैच करता जाएगा, ये भी ऑटोमेटिकली करेगा. क्लोजेस द कर्सर व्हेन ऑल रोज हैव बीन प्रोसेस्ड. जब फॉर लूप का कंडीशन खत्म हो जाएगी, जो उसमें लिखा गया है कि इतनी बारी लूप चलानी है, जब वो खत्म हो जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिकली कर्सर भी क्लोज कर देगा. सो कर्सर को क्लोज करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो एक टेम्पररी मेमोरी एरिया बना के रखता है, उसमें एक्टिव डाटा सेट रहता है. अगर हम कर्सर क्लोज नहीं करेंगे तो वो एक्टिव डाटा सेट जो है वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको खाली करना बहुत जरूरी होता है. अगर वो लार्ज नंबर ऑफ स्पेस हो तो उसमें वो अगर एम्प्टी नहीं करेंगे तो उसको स्पेस को किसी और चीज़ के लिए यूज नहीं कर पाएंगे. इसलिए क्लोजिंग करना भी बहुत जरूरी है कर्सर की. क्लोज करने का मतलब है वो एक्टिव डाटा सेट जो है वो खत्म हो जाएगा, जो उसने टेम्पररी मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है वो भी खाली हो जाएगा. So cursor can be closed even when an exit or a go-to statement is issued to leave the loop prematurely, or if an exception is raised inside the loop. कर्सर को क्लोज करने के एक और तरीका है, या तो एग्जिट स्टेटमेंट लगाई जाए तब भी हो जाता है. जैसे वहां पे लिखा था ना, एग्जिट व्हेन सी परसेंट रो काउंट इक्वल टू 3. ऑटोमेटिकली एग्जिट का मतलब है कि जैसे ही वो 3 का काउंट होगा ऑटोमेटिकली कर्सर भी क्लोज हो जाएगा. तो यहाँ पे भी हो सकता है, ऑल्दो हमने वहां पे क्लोज भी किया है. सो इट इज अप टू यू. यू कैन इम्प्लिसिटली मीन्स बाय डिफॉल्ट भी वो क्लोज हो जाना था, आपने उसको खुद क्लोज करना है तो आप क्लोज सी भी लिख सकते थे. तो यहाँ पे भी यही आ रहा है, या तो एग्जिट स्टेटमेंट ऐसी हो या गो टू स्टेटमेंट ऐसी हो जिसके थ्रू आप कर्सर क्लोज कर सकते हो, और या कोई एक्सेप्शन में कोई ऐसे की एरर रेज कर सकते हो जिससे कि आप प्रीमेच्योरली लूप को क्लोज कर सकते हो, कर्सर को क्लोज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? एक और प्रोग्राम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. यहीं तक करेंगे आज, लास्ट करते हैं आज. कोड ब्लॉक देखो, गिव द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोडक्ट अर्निंग 5% प्रॉफिट. तो हमने उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को डिस्प्ले करवाना है जिसमें 5% प्रॉफिट जो एटलीस्ट हो रहा है अर्न. इसमें कर्सर डिफाइन किया डिक्लेयर सेक्शन में, देखो सी इज select star from product underscore master where profit underscore percent equal to 5. अब देखो product underscore master टेबल का नाम था, आपका कोई और भी हो सकता है. प्रॉफिट अंडरस्कोर परसेंट वहां का फील्ड था जिसकी वैल्यू 5 के इक्वल है, वो कर्सर में आ जाए. और इसमें एक रिकॉर्ड हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. सो सपोज वहां पे 3 या 4 रिकॉर्ड होंगे तो वो 3 या 4 रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करेगा. जितने भी वो रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर क्वेरी को सेटिस्फाइंग रिकॉर्ड होंगे वो सारे कर्सर सी में आ गए.
अब बिगिन करो, देखो बिगिन में फॉर आर इन सी लूप, अब देखो आ गया फॉर आर इन सी, सी मीन्स कर्सर, आर एक वेरिएबल है, आर, अच्छा आर को आपने ना ऊपर डिक्लेयर करना है इसमें, सॉरी एक लेफ्ट यहाँ पे रह गया, आर को नंबर डाटा टाइप डिक्लेयर भी कर दो फॉर आर इन सी, क्योंकि मेमोरी वेरिएबल है ना तो इसको आप डिक्लेयर कर सकते हो, तो यहाँ डिक्लेयर करना जरूरी है, नहीं तो वो एरर देगा कि आर क्या है। तो आर को एक डिक्लेयर इसमें देख लेना, वो एक इसमें मिस हो गया, आर इन सी, सी इज योर कर्सर, और आगे लूप स्टार्ट कर दी क्योंकि लूप सीधा ही यहाँ पे आ रही है। अब इसमें फॉर लूप में अगर कर्सर में लगा रहे हैं तो इसमें देखो स्टार्ट डॉट डॉट एंड नहीं लिखने की जरूरत, यहाँ पे सीधा ही आप फॉर आर इन सी कर सकते हो, लूप को नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे। आगे आ जाओ, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन क्या किया, प्रोडक्ट नंबर आर डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नंबर को डिस्प्ले करवाया, आर डॉट डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले कराई, आर डॉट क्वांटिटी ऑन हैंड डिस्प्ले कराया, आर डॉट कॉस्ट अंडरस्कोर प्राइस डिस्प्ले करवाई, आर डॉट सेल अंडरस्कोर प्राइस डिस्प्ले करवाया, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जहां पे प्रॉफिट अंडरस्कोर परसेंट इज इक्वल टू 5, ये आपने देख लिया ऊपर क्वेरी लगी है, और एंड लूप कर दिया। इसका मतलब जितने भी रिकॉर्ड हैं वो अगर प्रॉफिट अंडरस्कोर परसेंट इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करते हैं वो सारे के सारे यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे और लूप तब तक चलती रहेगी। अब देखो यहाँ पे सी को ना हमने ओपन किया ना क्लोज किया, ऑटोमेटिकली फॉर लूप जो है ये काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे ये जो पिछली वाली स्लाइड थी ये देखो क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन भी परसेंट रो टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, कर्सर भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, रो को कर्सर में आइट्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी और प्रोसेस भी नहीं। हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये भी है, आर वेरिएबल, सॉरी इसको डिक्लेयर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। हाँ यहाँ पे एक सच, यहाँ पे ये भी पॉइंट था कि इट इज नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर आर ओवर हेयर, क्योंकि ये आर जो है बाय डिफॉल्ट परसेंट रो टाइप वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा फॉर लूप में, क्योंकि यहाँ पे यही तो इसकी एक पिछली स्लाइड में ये बताया था कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें इम्प्लिसिटली एक लूप इंडेक्स जो है एज अ रो टाइप डिक्लेयर हो जाता है। सो यहाँ पे जरूरी नहीं है आर को डिक्लेयर करना, इस केस में ये विदाउट इसके भी ये प्रोग्राम चल जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर नाउ? ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ और मैं जो है इसके बाद पैरामीटराइज कर्सर से इवनिंग में आज स्टार्ट करूंगा एट 1:30, क्लास एट 1:30 आई अगेन स्टार्ट विद द कर्सर्स और इसको हम आगे चलेंगे, ठीक है? और उससे पहले मैं आपके साथ ये डिक्लेयर भी आपको ये शेयर भी करने लगा हूँ अभी पीपीटी। ओके बेटा।